So hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Danial Kamal. I am the Secretary STGs and the co-founder of Riyadh and Easily Center Adaptation, and I'm serving my role as Secretary STGs at the Bragg Association. So आज का जो हमारा सेशन है that is session 3 for understanding the UN agencies on environment and climate change कि कौन कौन सी ऐसी UN की एजेंसीज हैं कि जो environment और climate change के डोमेन के अंदर हमारे पास हैं और कौन लाइक अपने वो मेजर मैकेनिज्म के साथ वर्किंग मैकेनिज्म के साथ क्या क्या वो क्लाइमेट चेंज की डोमेन के अंदर अचीवमेंट्स कर रही हैं। हम लोगों ने टिल नाउ 13 इंस्टीट्यूशंस को पढ़ लिया है और उनके जो नाम थे वो मैंने आप लोगों को साथ साथ बता दिए थे, और अगर उनमें से कोई क्वेश्चन होगा आप लोगों का तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले वी कैन प्रोग्रेस फॉरवर्ड। ओके, जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट 2 सेशंस के अंदर किया था, मैं आपसे दोबारा से जानना चाहूंगा कि अगर आपका कोई इरादा हो तो यू कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनमें से किसी भी एक का अकॉर्डिंग टू यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री इज द मोस्ट वल्नरेबल विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि मोस्ट वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज की डोमेन से लेकर। हमें पता है कि पाकिस्तान हमारे पास जो रैंक कर है डेट इज टॉप अमंग द टॉप 10 कंट्रीज, और पाकिस्तान का जो रैंकिंग नंबर है डेट इज द 6th नंबर। अगर हम वैसे बात करें, जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज कि डज द यूएनईए, जो हम लोगों ने सेकंड इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल असेंबली, क्या वो गवर्न करता है यूएनईपी को? एंड बाय यूएनईपी आई मीन टू से यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यस और नो, सिंपल में आप बता सकते हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज कि इन मोस्ट कंट्रीज मोस्टली द यूएन हाई लेवल मीटिंग्स टेक्स प्लेस, कि ऐसे कौन कौन से आपके पास मुल्क है, ममालिक हैं जिनमें यूएन की हाई लेवल मीटिंग्स हमारे पास होती हैं, टेक प्लेस करती हैं। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर यूएनईपी का ऑफिस है? यस और नो? सो आइदर इफ यू वांट टू आंसर एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट यू नो टाइप द नंबर और आप आगे उसका जवाब लिख सकते हैं। फील फ्री टू रेज योर हैंड एंड ओपन योर माइक एंड विल बी इट इज जस्ट अ शॉर्ट सा एक्टिविटी। इसके अंदर गलत होना सही होना कोई मैटर नहीं करता, इट्स जस्ट कि थोड़ा सा डिस्कशन हो जाती है थोड़े से बैकवर्ड कोर्स को और जनरल नॉलेज को क्लाइमेट चेंज के डोमेन के अंदर। थैंक यू सो मच मिस हिना। आपने कहा है कि यस द यूएनईए गवर्न्स द यूएनईपी, और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं तो आप बस उसका नंबर लिख दीजिएगा एंड देन यू कैन जस्ट राइट द आंसर। मिस्टर जिशान ने लिखा है स्विट्जरलैंड एंड यूएसए। थैंक यू सो मच मिस्टर जिशान। अच्छा, सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं कहता हूँ कि हम लोग इसको क्विक रैप अप कर देते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज द मोस्ट वल्नरेबल विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, विद रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो दैट कंट्री इज चैड। चैड के बाद हमारे पास, अगर हम लोग वैसे देखें तो चैड के बाद हमारे पास फॉल करता है द कंट्री सोमालिया, जो कि सेकंड मोस्ट वल्नरेबल विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। उसके बाद फॉल करता है हमारे पास सीरिया, उसके बाद फॉल करता है हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास अफगानिस्तान, एंड देन कम्स पाकिस्तान। और अगर हम पॉपुलेशन की रिस्पेक्ट में बात करें तो पाकिस्तान हैज सरपास्ड इंडोनेशिया एंड ब्राजील। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि डज द यूएनईए गवर्न्स द यूएनईपी, तो उसका सवाल है, उसका जो प्रॉपर्ली जवाब है डेट इज यस, कि यूएनईए प्रॉपर्ली गवर्न करता है यूएनईपी को। और अगर हम ऐसे बात करें कि इन विच कंट्रीज मोस्टली द यूएन हाई लेवल मीटिंग्स टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, तो हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज हैं। उनके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है स्विट्जरलैंड, उसके बाद आता है हमारे पास जर्मनी, देन कम्स हमारे पास आपका कीनिया, और साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबली आपके पास यूएस भी फॉल कर रहा होता है। स्विट्जरलैंड के अंदर अगर हमारे पास होंगी तो वो हमारे पास होती हैं जिनीवा के अंदर। उसके बाद अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में हमारे पास उनका जो सिटी है डेट इज बॉन,
और अगर हम बात करें कीनिया की, तो देयर कम्स देयर सिटी नायरोबी। और यूएस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास मीटिंग्स टेक प्लेस करती हैं वो करती हैं एनवाईसी, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। और अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें कि इज देयर एनी ऑफिस ऑफ यूएनईपी इन पाकिस्तान, तो आई एम सो सॉरी मिस्टर ना, यूएनईपी का पाकिस्तान में अंदर कोई ऑफिस नहीं है। हमें यूएन पाकिस्तान के अंदर यूनिसेफ का ऑफिस मिल जाएगा, हमें पाकिस्तान के अंदर यूनेस्को का ऑफिस मिल जाएगा, हमें पाकिस्तान के अंदर यूएनडीपी का ऑफिस मिल जाएगा, बट सैडली यूएनईपी का पाकिस्तान के अंदर ऑफिस नहीं है। और जो आप कह लें ऑफिशियल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यूएनईपी के अंदर, वो करंटली आप ये कह लें कि यूएस के अंदर बेस्ड होते हैं, और वो यूएस से ही पाकिस्तान को प्रॉपर्ली चला रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ यूएनईपी। और वो सारे के सारे लाइक आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन बेस्ड है। एंड अगर हम अब बात करें, तो जो लास्ट संडे हम लोगों ने सेशंस हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स कवर किए थे यूएन के, तो वो थे आपके पास यूएनसीबीडी, यूएनईपी, यूएनडीपी, यूएनडीआरआर, डब्ल्यूएमओ, आईपीसीसी। यूएनसीबीडी था हमारे पास यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूएनसीसीडी सॉरी, हमारे पास मैंने थोड़ा सा स्लाइड्स के अंदर गलती कर दी, दैट वाज यूएनसीसीडी। तो यूएनसीसीडी था हमारे पास यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यूएनडीपी था हमारे पास यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीआरआर था यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डब्ल्यूएमओ स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और आईपीसीसी स्टैंड्स फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर इससे कोई सवाल होगा आप लोगों को जहनों में, तो आप लोग काइंडली जस्ट रेज योर हैंड और आस्क योर क्वेश्चन, वरना यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। अच्छा, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा सेशन होगा पहला पहला, या एक तरीके से जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा यूएन का, तो वो होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ। और अगर हम ऐसे बात करें, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली डिवोट किए जाते हैं, या उनका जो गोल होता है मेजरली वो ये होता है कि वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करें, और इंटरनेशनली वो ह्यूमन इंसानों और मजदूरों के राइट्स को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करवाएं, और साथ ही साथ वो परस्यू करवाएं कि इनका जो मिशन होता है सोशल जस्टिस का, वो यूनिवर्सली एग्जिस्ट करता जाए, कर रहा हो। और जब वो प्रॉपरली सोशल जस्टिस का जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करेगा, तो इट विल बी प्रमोटिंग पीस, और पीस वो प्रॉपरली लंबे अरसे तक के लिए जारी होगी, जारी और सारी रहेगी। ये एक ऐसा वाहिद यूएन का ट्राईपार्टाइट एजेंसी है जो प्रॉपरली 1919 से 1919 से हमारे पास आईएलओ को लेकर आई थी, जिसमें आईएलओ ने प्रॉपरली गवर्नमेंट्स के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ और वर्कर्स के साथ 187 कंट्रीज के लेबर स्टैंडर्ड्स को बनाया। मजदूरों के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं बेसिक, उन्होंने पॉलिसीज को डेवलप किया, और उन्होंने प्रोग्राम्स को डिवाइस करवाया कि जिसमें ये चीज को फोक दिया गया था कि डिसेंट वर्क को प्रमोट किया गया था फॉर ऑल मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन को इसलिए इन्होंने आपके इंक्लूड किया था ताकि इससे हमारे पास जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हो। आईएलओ को बेसिकली एक ये भी मकसद है कि हमारे पास जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हो। और अगर हम आगे बढ़ें, तो हमारे पास आईएलओ वो वाहिद एजेंसी है यूएन की जो प्रॉपरली आप कह रहे हैं वर्क कर रही है इस दुनिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस। और इसके अंदर आप ये कह लें ये यूनिवर्सली पीस को फरोग दे रही है, और ये स्टैब्लिश इसलिए की गई थी ताकि पीस फैले, और आप कह लें लेबर के राइट्स को प्रॉपरली प्रमोट किया जाए। और आईएलओ प्रॉपरली आप कह लें अपनी वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट कॉपरेशन प्रोजेक्ट्स जो चल रहे होते हैं उसको मैनेज कर रही होती है, कि उनकी पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर इनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो कॉपरेशन बेस्ड के ऊपर होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास डोनर कंट्रीज भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। एंड बाय डोनर कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन आई मीन टू से कि वो डोनेट करेंगी इन टर्म्स ऑफ मनी, रिसोर्सेज की मदद में, ताकि वो आपके लेबर्स के राइट्स को प्रॉपरली प्रमोट कर सके ऑन द इंटरनेशनल फोरम इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। और इस वजह से जो इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एम इस वजह इसलिए किए जाते हैं कि ये आईएलओ के डिसेंट वर्क एजेंडा को प्रमोट करें या उसको डिलीवर करें पूरी दुनिया तक। अब अगर हम मजीद आगे बढ़े, तो देर इज द थिंग कि आईएलओ प्रॉपरली रिसर्च और डेटा कलेक्शन को लेकर चलती है पूरी दुनिया के अंदर, आप कह लें काम वाले टॉपिक्स के ऊपर, लेबर के टॉपिक्स के ऊपर या वर्किंग टॉपिक्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास आप ये कह लें हमारा 9 to 5 वाला वर्किंग और भी सिस्टम आ जाता है, हमारा नाइट वर्किंग और वाला भी आ जाता है। वो सारा का सारा आईएलओ खुद बनाती है मजदूरों के लिए, ताकि उनको
एक तरीके से सेफ्टी मिले, सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिले। ये प्रॉपरली सालाना अपनी फ्लैगशिप रिपोर्ट्स को लॉन्च करती है और वाइड रेंज ऑफ पब्लिकेशंस इनकी प्रॉपरली आपके लिए लॉन्च की जा रही होती है, जिनमें ये फोकस करती हैं कि हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग द लेबर राइट्स। और ये प्रॉपरली बता रही होते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो नेशनल लेबर मार्केट डेटा है वो क्या कह रहा होता है, कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा लेबर काम कर रही है, तो पर लेबर कितना दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा लेबर को दिया जा रहा है, वो कितने घंटों में कितने घंटे काम कर रही होती है, तो ये सब कुछ आईएलओ भी स्टेटिस्टिकली मैनेज कर रहा होता है, वो आपके लिए रिपोर्ट्स की मदद के अंदर लॉन्च कर रहा होता है एनुअली। अगर हम वैसे बात करें तो आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है डेट इज इन जिनीवा स्विट्जरलैंड, और इसकी जो फील्ड ऑफिसेज हैं या एक तरीके से जिसके आप कह लें कंट्री ऑफिसेज हैं, वो 40 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। और आईएलओ की जो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, वो साल में एक दफ़ा होती है, और वो भी आप कह लें काम के इश्यूज, जो वर्किंग इश्यूज होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप कह लें उनको हाईलाइट करती है। और उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर वो लेबर स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली अडॉप्ट करते हैं, नए से नए लेबर स्टैंडर्ड्स को ला रहे होते हैं, ताकि जो मजदूर होते हैं उनको सेंस एंड सिक्योरिटी मिले, सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिले, और उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी मेंटेन किया जाए, उसको भी अपग्रेड किया जाए। और इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर इनके जो आईएलओ का बजट होता है, वर्किंग प्लान और बजट, उसको पास किया जाता है, उसको अप्रूव किया जाता है। जो आईएलओ के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक उसकी होती है गवर्निंग बॉडी और दूसरी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो साल में 3 दफा जिनीवा में मिलते हैं इस चीज को देखने के लिए कि किस तरीके से वो वर्किंग इश्यूज को प्रॉपर्ली पूरी दुनिया के सामने बताएंगे। अब अगर हम बात करें कि हम लोग सुन रहे थे कि आईएलओ इज प्रमोटिंग द डिसेंट वर्क, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि आईएलओ डिसेंट वर्क को प्रमोट करेगा, तो डिसेंट वर्क किस तरीके से प्रमोट करेगा? तो आईएलओ का मानना है कि वो 4 चीजों की वजह से या 4 फैक्टर्स की वजह से डिसेंट वर्क को प्रमोट करेगा। एक है हमारे पास डिसेंट जॉब्स, दूसरा आता है हमारे पास सोशल डायलॉग, तीसरा आता है हमारे पास सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल, और चौथा आता है हमारे पास राइट्स एट वर्क। अच्छा, अगर हम वैसे बात करें तो आईएलओ के अंदर डिसेंट जॉब्स स्टैंड फॉर कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आम जॉब्स नहीं देनी, कि कोई सी भी ऐसी जॉब नहीं देनी। आईएलओ एडवोकेट करता है कि वो ग्रीन जॉब की अपॉर्चुनिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, वो डिसेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करे मजदूरों की, और साथ ही साथ जो इकोनॉमी उन मजदूरों की वजह से आ रही है, आपकी कंट्री को मिल रही है, वो प्रमोट करे सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स उन मजदूरों के लिए भी और उनके खानदानों के लिए भी, उनकी फैमिलीज के लिए भी। उसके बाद आता है हमारे पास सोशल डायलॉग। ये बताता है कि हमारे पास जो वर्कर्स हैं या जो हमारे पास एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो जितनी भी ज़्यादा स्ट्रांग हो या इंडिपेंडेंट हो, वो सेंटर पॉइंट अदा करती हैं आईएलओ के अंदर, या एक तरीके से डिसेंट वर्क की तरफ। क्यों? क्योंकि इससे हमारे पास प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है, इससे हमारे पास जो वर्किंग डिस्प्यूट्स आ रहे होते हैं, मतलब कि आइदर आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के अंदर जो झगड़ा आ रहा होता है वो कम से कम होता चला जाता है, वो मिनिमाइज हो जाता है, या उसको आप प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर लेते हो। और साथ ही साथ इसकी वजह से हमारे पास कोहेसिव सोसाइटीज वजूद में आती हैं, या एक तरीके से एक ऐसे मुआशरा वजूद में आता है जो कि प्रॉपरली डायलॉग डिलीवरी के थ्रू अपने मसाइल को हल कर लेता है। उसके बाद आता है हमारे पास सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। आईएलओ का मानना ये है कि वो प्रमोट करे यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, सबको, पूरे आप कह लें इंसानों को, और सोशल प्रोटेक्शन की रसाई सब लोगों को दे, उसकी जो एसेस है वो सब लोगों को दे। इसके अंदर हमारे पास फैमिलीज भी आ जाती हैं और चिल्ड्रन भी आ जाते हैं। और ये किस तरीके से होगा कि आइदर आप उनका हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दो, आइदर आप उनकी इनकम जो उनको आ रही होती है, उनको जो मिल रही होती है, उसको सिक्योर कर लो। सिक्योर से मुराद एक तरीके से इफ यू आर नॉट गिविंग देम दैट मच अमाउंट, तो आप उसको एक तरीके से मिनिमम जो आपका कंट्री सेट करता है वैल्यूज, आप उसके मुताबिक उसको उस लेबर को आप उसकी इनकम दो। उसके बाद आता है हमारे पास कि किस तरीके से जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आ रही होती है, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए यू हैव टू डेवलप द स्किल्स इन दोज लेबर्स, कि आप उन लेबर्स को स्किल्स सिखाओ।
और इसके अंदर हमारे पास फिर जो अगर हमारे पास डिजीज़ेज़ आ जाती हैं या हमारे पास जो डिसेबिलिटी आ जाती है मज़दूरों के लिए, तो किस तरीके से वो इदारे या एक तरीके से किस आईएलओ उन मज़दूरों को या उन लोगों को खैर से एक सटल इनकम दे रहा होता है, एक सब्सिडियरी इनकम दे रहा होता है, जो कि उनके घरों को चलाने के लिए आप कह लें प्रॉपर्ली काम चल रही होती हैं, एक तरीके से काम कर रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है राइट सेट वर्क। राइट सेट वर्क के अंदर ये हमारे पास आता है कि आईएलओ प्रायोरिटाइज़ करती है रिकॉग्निशन को और रिस्पेक्ट को, कि मज़दूरों की या एक तरीके से जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी पहचान हो सके और उनको इज़्ज़त मिल सके। और क्योंकि यही ऐसा तबका है जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, उनको इज़्ज़त नहीं मिल रही होती है, एक तरीके से उनकी पहचान नहीं हो रही होती प्रॉपर्ली। तो इसीलिए आईएलओ काम कर रही होती है और आईएलओ ने अपना प्रॉपर्ली लीगल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जो अगर हमारे पास ये जो चेंजिंग वर्क सिस्टम आ रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर, उसको एड्रेस कर रहा होता है और उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहा होता है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई तबका है जहाँ पे उसकी प्रॉपर्ली पहचान नहीं हो रही है, उसकी उसको इज़्ज़त नहीं दी जा रही, तो आईएलओ विल एडवोकेट फॉर देयर राइट्स और उस तबके की, उन मज़दूरों के तबके की पहचान करवाएगा और उनको इज़्ज़त फराहम करवाएगा उनके वर्किंग अथॉरिटी से। अब अगर हम बात करें आईएलओ की प्रॉपर्ली थीम की, आईएलओ के एजेंडा की, तो आईएलओ की जो प्रॉपर्ली थीम है वो ये है कि एडवांसिंग सोशल जस्टिस एंड प्रमोटिंग डिसेंट वर्क। अब अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो हमारे पास आता है कि किस तरीके से आईएलओ क्लाइमेट चेंज की डोमेन के अंदर लीड करेगा। या किस तरीके से क्लाइमेट चेंज आईएलओ के साथ लिंक करता है, क्योंकि अब एक ऐसा सवाल पैदा होता है कि आईएलओ यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये आप कह लें डिसेंट वर्क को प्रमोट कर रही है, लेबर राइट्स को प्रमोट कर रही है, तो इस वक्त क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक कैसे होता है? सो वी विल बी डिकोडिंग दिस, हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज आईएलओ के साथ लिंक होता है। तो हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत सारा सीरियस इम्पैक्ट्स लेकर आता है वर्कर्स की हेल्थ और उनकी सेफ्टी के ऊपर तमाम रीजन्स के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। वर्कर्स, हमारा जो मजदूरों का तबका है, चाहे वो हमारा फार्मर हो, चाहे हमारा वो मजदूर हो, चाहे वो हमारा एक तरीके से भट्टे पे काम करने वाला हो या चाहे बिल्डिंग्स बनाने वाला हो, फॉर एग्जाम्पल, वो सारा का सारा अमला ऐसा है जो कि क्लाइमेट चेंज के हैजर्ड से सबसे ज़्यादा एक्सपोज होगा। और ताहम उनके पास प्रॉपर्ली अगर इक्विपमेंट नहीं होगा तो देन उनकी हेल्थ और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी। और इसी वजह से हमारे पास एक फील्ड आती है ग्लोबल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसे हम लोग कहते हैं ओएसएच। तो ओएसएच की जो प्रोटेक्शन आपके लिए स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, वो आईएलओ प्रमोट करवा रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर मजदूरों के लिए। और आईएलओ का काम यही होता है कि जो ओएसएच हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक तरीके से उनके प्रोटेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवा के जो रिस्क सारे होते हैं हमारे पास क्लाइमेट चेंज से कम हो, ताकि वर्कर्स की जो आप कह लें डेथ रेट है वर्कर्स का क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के होने की वजह से कम हो सके। और आईएलओ हमारे पास इन्वॉल्व होता है ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स के अंदर सब रीजनल लेवल के ऊपर, जो कि लिंक करता है क्लाइमेट चेंज को जस्ट ट्रांजिशन के साथ। जस्ट ट्रांजिशन से मुराद ये है कि वी आर स्विचिंग टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, बट वी आर आल्सो बीन शिफ्टिंग फॉर अ सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है वीएन जीरो फ्रंट की। ये एक ऐसा G7 इनिशिएटिव है। अच्छा, जब हमारे पास अगर हम बात करते हैं ना G20, G7, G17 या G77, तो बाय जी और उसके साथ अगर हम लोग आगे कोई भी नंबर लगा लेते हैं तो इसका मुराद ये होती है कि दीज आर द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन दिस डोमेन। बात करें यूएनसीसीडी की डोमेन के अंदर, तो यूएनसीसीडी की डोमेन के अंदर हमारे पास G20 प्लस कंट्रीज हैं, या एक तरीके से 20 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है आप कह लें डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए। तो दैट इज एन एग्जांपल। और अगर हम आईएलओ की बात करते हैं तो आईएलओ के अंदर हमारे पास मोस्टली देखा जाता है G7 इनिशिएटिव। तो ये एक ऐसा G7 इनिशिएटिव है जो कि एम करता है, बीएन जीरो फंड की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एम करता है कि वो एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सके, इंजरीज को भी कम से कम कर सके, और जो हमारे पास हमारे सप्लाई चेन सिस्टम के अंदर डिजीजेज आ रही होती हैं, हम उनको प्रॉपरली मिनिमाइज कर सकें, ताकि हमारा जो वर्कर है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और हमारी जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज हैं जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से एड्रेस हो रही होती हैं, वो भी सेफ हो सके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से। और इसी वजह से हमारे पास जो ग्लोबल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोटेक्शन रूल्स या रेगुलेशंस हैं, जब वो बन रहे होते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हमारे पास 6 मेजर प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। एक हमारे पास होती है एक्सेसिव हीट,
उसके बाद देखी जाती है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज, जो हमारे पास सूरज से आ रही होती है। उसके बाद देखी जाती है हमारे पास वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। उसके बाद देखा जाता है हमारे पास एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन के साथ हमारे पास आता है एग्रोकेमिकल्स। एंड बाय एग्रोकेमिकल्स नाम से पता चल रहा है ऐसे केमिकल्स जो हम लोग एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर हमें फेस करने पड़ रहे होते हैं, जिनको विदाउट एनी नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज हमारे पास, हम लोग उनको बेधड़क इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि करेक्ट अमाउंट के अंदर हम लोग कितनी ज्यादा अमाउंट के अंदर हम लोगों को वो हमारे सॉइल को देनी पड़ेगी। और जब हमें इस चीज का नहीं पता होता तो देन हमारा जब हम उसको प्रॉपरली एक अनमेजर्ड अमाउंट के अंदर दे रहे होते हैं हमारी सॉइल को, तो देन हमारी सॉइल प्रॉपरली एक तरीके से अपने न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर लेती है। एंड न्यूट्रिएंट्स के खत्म होने की वजह से हमारी सॉइल एक आप कह दें डिस्ट्रॉय हो रही होती है इन शॉर्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है लास्टली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे इवेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले इवेंट्स हैं जो कि आप कह लें फरोग दे रहे होते हैं, वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें कि एक्सेसिव हीट किस तरीके से वर्कर्स को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, तो हमारे पास इसी में एग्जांपल दे देता हूँ कि जो हमारे पास वर्कर्स हैं हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, हमारे इन्वायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज के सिस्टम के अंदर, या एक तरीके से जो इमरजेंसी रिपेयर वर्क के अंदर होते हैं, या ट्रांसपोर्ट का तबका जो है हमारा, जो टूरिज्म का तबका है, या हमारा जो स्पोर्ट्स का तबका है, स्पोर्ट्स के तबके के अंदर हमारे पास जो वर्कर्स है वो एक्सेसिव हीट से सबसे ज्यादा आप कह रहे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, उनकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सेसिव हीट की वजह से सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। अगर हम बात करें एक्सेसिव हीट के बाद यूवी रेडिएशन की वजह से हमारा कौन सा ऐसा वर्कर का तबका है जो कि इन्फ्लुएंस होता है, तो उसके अंदर हमारे पास आते हैं हमारे आउटडोर वर्कर्स, और इसके अंदर मोस्टली हमारे पास आते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हमारे ज़राअत के सिस्टम के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, हमारे लाइफ गार्ड्स आ रहे होते हैं जो कि यूवी रे से सबसे ज्यादा एक्सपोज हो रहे होते हैं, हमारे गार्डनर्स आ रहे होते हैं जिन्हें हम अमूमन उर्दू की टर्म के अंदर माली कह रहे होते हैं, हमारे पोस्टल वर्कर्स आ रहे होते हैं, हमारे डॉक वर्कर्स आ रहे होते हैं। एंड बाय डॉक वर्कर्स आई मीन से हमारे जो बंदरगाहों पे काम करने वाले लोग हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से कौन कौन से हमारे पास वर्कर्स हाई रिस्क के ऊपर एक्सपोज होते हैं, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के ऊपर हमारे पास आ रहे होते हैं हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारे फायर फाइटर्स, हमारे जो अदर इमरजेंसी वर्कर्स होते हैं, और बाय अदर इमरजेंसी वर्कर्स आई मीन टू से कोई भी हो सकता है, लाइक इसके अंदर हमारा आर्मी भी आ सकती है जो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर काम कर रहा होता है। रेस्क्यू के अंदर हमारे रेस्क्यू 112 की जो सर्विसेज हैं, या हमारा जो वो वाला अमला है वो भी इसके अंदर इसी जद में आ सकती है। उसके बाद आता है हमारे कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स जो कि क्लीन अप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और हमारा ज़राअत का ज़राअत के वर्कर्स, और हमारे जो साथ साथ फिशिंग वर्कर्स जो हमारे फिशिंग सिस्टम के अंदर होते हैं, जो हमारे फिशरी सिस्टम के अंदर होते हैं, जो हमारे माहीगीर होते हैं। अगर हम बात करें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बाद एयर पोल्यूशन, तो इसके अंदर हमारे पास मेजोरिटी तमाम वर्कर्स आते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली अगर बात करें तो हमारे पास तीन तरह के लोग आते हैं। एक जो हमारे पास आउटडोर वर्कर्स होते हैं, दूसरे जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वर्कर, उसके बाद आते हैं हमारे पास हमारे फायर फाइटर्स, कि किस तरीके से हमारे फायर फाइटर्स भी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है उनकी हेल्थ, और उनकी वजह से जो उनके प्राइमरी हेल्थ इंपैक्ट होता है हमारे फायर फाइटर्स या एक तरीके से ट्रांसपोर्ट वर्कर्स या आउटडोर वर्कर्स को। तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, ये डॉक्टर्स को अमूमन मेजोरिटी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पता होता है कि एक तो उनको मोस्ट प्रोबेबली कैंसर होगा, और कैंसर मोस्टली उनको अटैक करेगा, उनके लंग कैंसर को होगा, उनके लंग्स के ऊपर अटैक करेगा। दूसरी बात होती है उनके पास रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, और लास्टली जो सबसे ज्यादा लीथल होता है मेरे नजदीक, दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, और इसके अंदर हमारे पास हार्ट अटैक्स का होना मामूल है। उसके बाद हमारे पास आते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। इसके अंदर जो हमारे पास सबसे ज्यादा वर्कर्स एट स्टेक होते हैं वो होते हैं हमारे पास आउटडोर वर्कर्स, लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास हमारे फार्मर्स आते हैं, किसान आते हैं, हमारे फॉरेस्टर्स आते हैं जो कि हमारे आप कह लें जंगलात की देखभाल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे माली, हमारे पेंटर्स, हमारे रूफर्स, एंड बाय रूफर्स आई मीन टू से जो हमारी छतों को बना रहे होते हैं, एक तरीके से जो मजदूर होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो रहे होते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे पास हमारे फायर फाइटर्स। और डिजीजेस से मुराद ऐसी डिजीज है या ऐसी आपके लिए बीमारियां हैं जो कि कॉज की जा रही होती हैं पैरासाइट्स की वजह से, वायरसेस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, और ये वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट की जा रही होती है। एंड बाय वेक्टर्स आई मीन टू से मच्छर हो गए, आपके ये टिक्स हो गए या फ्लीज हो गई।
और अगर हम लास्टली बात करें एग्रोकेमिकल्स की, एंड लेट मी जस्ट ऐड और पर्सन, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्रोकेमिकल सेक्टर की, तो एग्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर हमारे पास जो वर्कर्स आ रहे होते हैं 2000, जो जिनका ताल्लुक ज़राअत से होता है, जिनका ताल्लुक केमिकल वाली इंडस्ट्रीज से होता है, जिनका ताल्लुक फॉरेस्ट्री से होता है, जिनका ताल्लुक पेस्टिसाइड की सेल्स से होता है, या एक तरीके से जिनका ताल्लुक ग्रीन स्पेसिस से हो रहा होता है। एंड बाय ग्रीन स्पेसिस हमारे पास ऐसी आप कह लें बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर हम लोग प्रॉपर्ली प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही होती हैं, और हमें उनको बहुत ही आप कह लें लिमिटेड साइज करके उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना होता है। अच्छा, इफ वी मूव फॉरवर्ड एंड अगर हम आगे मूव करें, तो हमारे पास एक और चीज आती है कि किस तरीके से आईएलओ के अंदर आईएलओ रिस्पॉन्स करता है इन तमाम रिस्क से या हैजर्ड से। तो आईएलओ हमारे पास 6 तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, अगर उसने प्रॉपर्ली अपनी सेफ्टी को देखना होता है या एक तरीके से अपने वर्कर्स की सेफ्टी को पूरी दुनिया के अंदर दिखाना होता है। तो आईएलओ का जो रिस्पॉन्स सिस्टम है उसके अंदर आता है हमारे पास सबसे पहले नेशनल पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। इसके अंदर जो हमारे पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के जो हमारे पास प्रोटेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहे होते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्ली एड्रेस होता है किस तरीके से हमारे पास क्लाइमेट चेंज की जो नॉलेज है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। कि हमारी जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज है, हमारी जो हमारे पास पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज हैं, उनको क्लाइमेट चेंज के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और हमारे जो वर्क प्लेसेज हैं, हमारे जो वर्क स्टेशन हैं, वहाँ पर हमारे वर्कर्स की हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए हमें उनको प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। अब अगर हम बात करें टेक्निकल गाइडलाइंस की, तो टेक्निकल गाइडलाइंस के अंदर हमारे पास ऐसी गाइडलाइंस आती हैं जो कि प्रोड्यूस की जाती हैं बाय इंटरनेशनल या नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बॉडीज के थ्रू। और इसके अंदर हमारे पास यूजुअली हम लोग वर्क प्लेस के हैजर्ड्स को एड्रेस कर रहे होते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक होते हैं। और इसकी ये जो गाइडलाइंस होती हैं, ये टॉपिक्स को कवर करती हैं, सच एज हीट स्ट्रेस, किस तरीके से हीट स्ट्रेस फैलता है, उसकी प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, और किस तरीके से सन सेफ्टी को हम लोग फरोग दे सकते हैं, हमारा बचाव थ्रू द यूवी रेडिएशंस। उसके बाद आता है हमारे पास जो हमारे पास एक और टॉपिक होता है, डेट इज एयर पोल्यूशन या रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और हमारे पास इसी के अंदर हम लोग वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को भी देखते हैं। तो जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड के अंदर हमने इन 6 चीजों को देखा था, हम इस इनके जवाब के अंदर टेक्निकल गाइडलाइंस को देखते हैं जो कि हम लोग बनाते हैं थ्रू इंटरनेशनल या नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बॉडीज के थ्रू। अब अगर हम बात करें लॉज एंड रेगुलेशंस की, तो हमारे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ जो लेजिस्लेशन होते हैं वो हिस्टोरिकली एड्रेस कर रहे होते हैं किस तरीके से हमारे जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम थ्रू एक्सट्रीम टेम्परेचर, एयर पोल्यूशन एंड हैजार्डस केमिकल्स। एंड बाय हैजार्डस केमिकल्स आई मीन टू से जो हम लोग ने अभी लास्टली एग्रोकेमिकल्स को डिस्कस किया। और इसके अंदर हम लोग ये भी देखते हैं कि किस तरीके से हम हमारे वर्कर्स को प्रॉपरली उनकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है उसको हम थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, इफ नॉट दैट मच ऑल। अब हमारे पास आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम या अवेयरनेस रेजिंग इनिशिएटिव्स। हमारे पास कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बॉडीज भी हैं जो कि एम्प्लॉयज या एक तरीके से वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज या अदर बॉडीज को ट्रेन कर रही होती हैं, अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च करती हैं, अपने कैंपेन्स को लॉन्च करती हैं, जिसके अंदर वो प्रॉपरली आप कह लें वर्कर्स को ट्रेन करती है किस तरीके से उन्होंने अपनी बॉडीज का ध्यान रखना है, उन्होंने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना होता है दौरान उनके काम के दौरान। लाइक अगर वो फॉर एग्जांपल खेतों के अंदर काम करे किसान, तो पेस्टिसाइड को खेतों में डालने के लिए उसने पहले पहले एक प्रॉपरली इक्विपमेंट पहनना है, जिसे वो पीपीई का नाम देते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस के डोमेन के अंदर, जिसे बाय पीपीई वी मीन टू से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और वो पीपीई इक्विपमेंट एक तरीके से आपका क्लॉथ होता है जो कि आपको पेस्टिसाइड्स से महफूज रखता है। लाइक पेस्टिसाइड्स आपकी बॉडी के ऊपर अटैच नहीं होते, एंड यू डू नॉट गेट इन कॉन्टेक्ट विद द पेस्टिसाइड्स। उसके बाद आता है हमारे पास कलेक्टिव एग्रीमेंट्स। तो कलेक्टिव एग्रीमेंट्स के अंदर हमारे पास ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये कलेक्टिव एग्रीमेंट्स डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से हमें एडिशनल मेजर्स लेने चाहिए कुछ क्लाइमेट चेंज के रिस्क या हैजर्ड को एड्रेस करने के लिए। और इसके अंदर भी वही चीज आती है कि वो एड्रेस करते हैं एक्सेसिव हीट्स को, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, एयर पोल्यूशन को और एग्रोकेमिकल्स को। और ये वाले जो एग्रीमेंट्स हैं ये रिजल्ट करते हैं इन इम्प्रूव्ड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ
प्रोटेक्शन रूल्स फॉर वर्कर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन, फूड या बेवरेज सप्लाई चेन्स या एग्रीकल्चर या ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो हमारे पास काम करने वाले हैं, हम उनको किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करेंगे अच्छे तरीके से। अब तो दोज कंट्रीज यूजुअली मेक एग्रीमेंट्स। अगर हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स टारगेटिंग वर्कर्स की, तो इसके अंदर हमारे पास, हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही मेजर इशू है जो कि डिस्कस कर रहा होता है, डील कर रहा होता है हेल्थ कंसर्न को वर्कर के। और इसके अंदर बेसिकली पब्लिक प्रॉपरली इंटरकनेक्ट होती है, और इसके अंदर OHS इनिशिएटिव्स जो हमारे पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं, वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरीके से पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम या कैंपेन्स एड्रेस करेंगे वर्कर्स की सेफ्टी को। अब अगर हम बात करें यूनिसेफ की, तो बेसिकली यूनिसेफ हमारे पास एक ऐसी एजेंसी है जो कि चिल्ड्रन के राइट्स के लिए काम कर रही होती है, उनके हर बच्चे की वो राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही होती है, चाहे वो कितना ही ज्यादा आप डिसएडवांटेज हो, या एक तरीके से उस बच्चे तक पहुंचने के लिए हमें कितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, यूनिसेफ काम करेगी। एंड बाय यूनिसेफ आई मीन टू से यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अच्छा, अगर हम बात करें तो यूनिसेफ 190 से ज्यादा कंट्रीज और टेरिटरीज के अंदर काम कर रही होती है, और उनका मानना ये है कि हम लोग सब करेंगे उन बच्चों की हेल्प के लिए ताकि वो सरवाइव कर सकें, थ्राइव कर सकें और अपने पोटेंशियल को सरपास कर सकें। और इनका बेसिकली एक तरीके से मानना ये है कि what they mean to say कि यूनिसेफ is being playing one of the most important role, कि यूनिसेफ हमारे पास एक ऐसा वाहिद इदारा है जो कि बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर इमरजेंसीज की सिचुएशन के अंदर ऑन द ग्राउंड होगा, हम वक्त तैयार होगा लाइफ सेविंग हेल्प के लिए, या आप कह लें उम्मीद पैदा करने के लिए लोगों के अंदर कि यस यूनिसेफ बचा लेगा हमें। और यूनिसेफ हमारे पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन वेयर हाउस है, कि इसके अंदर हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन एड हम वक्त तैयार होती है अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास किसी भी रीजन के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर कोई हमारे पास एक्सट्रीम इवेंट आ जाता है। अब अगर हम बात करें तो एक सवाल पैदा होता है कि यूनिसेफ, हम लोग ये तो बात कर लिए कि ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह प्रोवाइड करती है, लेकिन यूनिसेफ का इसके अलावा क्या काम है? तो यूनिसेफ हमारे पास काम कर रही ही होती है बच्चों की, या एक तरीके से टीनेजर्स हो, उनकी एजुकेशन की, उनकी हेल्थ की, उनके न्यूट्रिशन सर्विसेज की एडवोकेसी के ऊपर, और उनको प्रॉपरली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वो बच्चों को वो प्रोटेक्ट करती है थ्रू वायलेंस एंड अब्यूज। एंड बाय अब्यूज आई मीन टू से चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो, चाहे वो इमोशनल अब्यूज हो, या चाहे एक तरीके से एक वो ट्रॉमा हो। और यूनिसेफ एक तरीके से क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर भी काम कर रही होती है, और उनका जो अल्टीरियर मोटिव होता है एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो ये होता है क्लाइमेट चेंज या डिजीजेस से किस तरीके से वो बच्चों को सेव कर सकती है। और यूनिसेफ का मानना ये है कि द राइट टू चाइल्डहुड इज यूनिवर्सल, तमाम बच्चों को जीने का हक है, और हम वो हक किसी से भी नहीं छीन सकते। सो वी हैव टू प्रमोट क्वालिटी लाइफ, एक तरीके से राइट ऑफ लाइफ इन एवरी चाइल्ड। अब अगर हम बात करें फोकस ऑफ एरियाज ऑफ यूनिसेफ, तो हमारे पास यूनिसेफ के फोकस ऑफ एरियाज है 12। यूनिसेफ काम कर रही होती है 12 रीजन्स के अंदर, एक तरीके से 12 हमारे पास डोमेन्स के अंदर, जिनमें हमारे पास आती है चाइल्ड प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, क्लाइमेट चेंज, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन, humanitarian emergencies, nutrition, social and behavior change, social policy, water, sanitation and hygiene. And by water, sanitation and hygiene, कुछ डोमेन्स के अंदर हम लोग इसको नाम देते हैं वॉश का। और हम एक और सवाल पैदा होता है कि किस तरीके से यूनिसेफ परफॉर्म करती है, कि यूनिसेफ उन तमाम फोकस एरियाज के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तो यूनिसेफ टोटल 8 चीजों के थ्रू या 8 स्टेप्स के थ्रू परफॉर्म करती है और अपनी एक्सपर्टीज देती है टू डिफरेंट रीजन्स या टू डिफरेंट कंट्रीज। तो यूनिसेफ एक तरीके से डेटा के थ्रू, वो डेटा प्रोवीन या एक तरीके से डेटा अवेलेबिलिटी के थ्रू, उसके बाद उस डेटा को इवेलुएट करती है, इवेलुएशन के थ्रू, ह्यूमैनिटेरियन अपील्स के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, रिसर्च एंड फोरसाइट के थ्रू, सप्लाई एंड लॉजिस्टिक्स के थ्रू और यूथ एंगेजमेंट के थ्रू यूनिसेफ एक कंट्री के अंदर या एक रीजन के अंदर अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगी और एक तरीके से अपना नाम बनवाएगी कि यस वी रियली
are working to protect a child in that region या in that country specific. अब बात करते हैं कि किस तरीके से यूनिसेफ काम कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हमारे पे हमें पता है कि तकरीबन इस पूरे अगर हम वैसे बात करें तो जितने भी जो जो बच्चा है इस पूरी दुनिया के ऊपर तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहे हैं। चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो, चाहे हमारे पास इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी एग्रीकल्चर ज़राअत को नुकसान पहुँचाती है, हमारे बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड या सेफ वाटर की अवेलेबिलिटी से कट ऑफ करवा देती है और इस वजह से ये लीड कर रहा होता है टू डेंजरस एनवायरनमेंट्स और डिजीज आउटब्रेक्स के लिए और इसकी वजह से हमारे पास सेफ शेल्टर अवेलेबिलिटी नहीं होती जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। इस वजह से हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम्स प्रॉपर्ली हमारे स्ट्रांग नहीं होते, हम अपने बच्चों को क्वालिटी हेल्थ केयर दे नहीं सकते और एट द एंड जो हमारे पास जो बेसिक राइट है बच्चों का टू हैव द बेसिक क्वालिटी एजुकेशन या टू हैव द बेसिक एजुकेशन, हम उनसे उनको महरूम कर देते हैं। तो यूनिसेफ इस वजह से क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और उनका मानना ये है कि जितनी भी हमारे पास चाहे जितने भी हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस हैं वो फॉल शॉर्ट कर देते हैं, वो क्लाइमेट चेंज को क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करते हुए इतना ज़्यादा नहीं अपना रोल कारआमद अदा कर सकते। और उनका मानना ये है कि बच्चे या नौजवान जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा जूझ रहे होते हैं, वो पूरी दुनिया का आधा परसेंट है या एक तरीके से वो आधे से ज़्यादा बनाते हैं राइट नाउ और वर्ल्ड पॉपुलेशन इज मोर देन 8 बिलियन। तो अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ अराउंड 4.1 4.2 बिलियन आर चिल्ड्रन और द यूथ, और बाय यूथ आई मीन टू से जो टीनेजर हैं या एक तरीके से अपने 21 22 ईयर्स की एज तक है। और इसके अंदर मजीद हम अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक और चीज आती है कि यूनिसेफ के अंदर वो प्रॉपर्ली डील कर रही होते हैं क्लाइमेट चेंज के डोमेन के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को, डिफोरेस्टेशन को और ऐसी हार्मफुल प्रैक्टिसेस को जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही होती है। हमें पता है कि जो क्लाइमेट क्राइसिस एक तरीके से हंगामी सूरत हाल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही होती है वो हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है। किस तरीके से कि ये उनकी एबिलिटी को खत्म कर देता है कि एक तरीके से उनकी एबिलिटी को छीन लेता है कि वो खुशी से या एक तरीके से सेहत के साथ आप ग्रो करें। और अल्टीमेटली जब वो इस एबिलिटी को छीन लेती है क्लाइमेट चेंज तो बच्चों के अंदर हमारे पास बीमारियां आती हैं, हमारे पास उनकी मौत वाकई हो जाती है। और यूनिसेफ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपग्रेड कर सके बाय एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। और इसके अंदर वो ये कर रहा होता है कि जो जितने भी चिल्ड्रन हैं, यंग पॉपुलेशन है, उनको यूनिसेफ क्रिटिकल स्किल्स या एक्सपीरियंसेस या आइडियाज प्रोवाइड कर सके, उनको ट्रेन कर सके कि अगर हमारे पास या आपकी सोसाइटी के अंदर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं तो आप किस तरीके से अपनी सोसाइटी को प्रॉपर्ली सस्टेनेबल बना सकते हो और आप किस तरीके से कारआमदली अपना किरदार अदा कर सकते हो। अगर हम बात करें फोकस एरियाज ऑफ यूनिसेफ इन इन्वायरमेंटल डोमेन तो हमारे पास इन्वायरमेंट के डोमेन के अंदर 4 फोकस एरियाज है यूनिसेफ के, जिसके अंदर हमारे पास पहले पहले आते हैं क्लाइमेट चेंज। हमें पता है कि क्लाइमेट जो हमारे पास तब्दील हो रहा है उससे अडेप्ट करने के लिए हमें सोशल प्रोग्राम चाहिए और स्पेसिफिकली वो सोशल प्रोग्राम जो कि बच्चों को अपग्रेड करवा सके, जो कि बच्चों को अडेप्ट करवा सके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के थ्रू जो चेंज हो रहे हैं हमारे पास क्लाइमेट। तो यूनिसेफ एडवोकेट करता है चाइल्ड सेंटर्ड क्लाइमेट एडेप्टेशन टेक्निक्स, उनकी रेजिलियंस बिल्डिंग के ऊपर उनको ऐसी पॉलिसीज बनाना, क्लाइमेट पॉलिसीज बनाना जो कि चाइल्ड सेंसिटिव हो। और साथ ही साथ वो यूनिसेफ काम कर रहा होता है इस मद में रिसर्च की कि किस तरीके से हमारे पास ऐसे कौन कौन से क्लाइमेट रिस्क हैं जो कि चिल्ड्रन वल्नरेबल हैं, जो कि बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन रिस्क को भी यूनिसेफ आइडेंटिफाई कर रहा होता है। अगर हम मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास आता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रिकवरी। तो हमारे पास हर डिजास्टर से के स्ट्राइक करने से पहले पहले या बेशक दौरान डिजास्टर स्ट्राइक यूनिसेफ काम कर रहा होता है किस तरीके से हम बच्चों को महफूज कर सकते हैं, उनको जो हार्म या उनको जो नुकसान पहुंचने वाला होता है हम उस हार्म को या हम उस नुकसान को मिनिमाइज कर सकें ताकि उनकी जानों का नुकसान ना हो, उनकी सेहत प्रॉपरली आप कह लें मेंटेन रह सके।
और कुछ वक्त के बाद ताहम हम उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके कि वो दोबारा से अपने पैरों के ऊपर उसी सेहत के साथ, अच्छी सेहत के साथ आगे बढ़ सके। तो दैट इज व्हाट यूनिसेफ इज प्लेइंग इट्स रोल। और इस मद में यूनिसेफ फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करता है, कैसे कौन कौन से जगह हैं बिफोर डिजास्टर स्ट्राइक्स जहां पर हमारे पास एक डिजास्टर आ सकता है। तो उन यूनिसेफ उन आप कह लें उन जगहों को आइडेंटिफाई कर सकते, उन जगहों को आइडेंटिफाई करके वो वहां से उन लोगों को, स्पेसिफिकली बच्चों को माइग्रेट करवा देते हैं फ्रॉम दोज एरियाज टू ऐसे एरियाज जहां पर हमारे पास डिजास्टर के इम्कानात बहुत कम होते हैं या तो होते नहीं कि इस जगह पर भी डिजास्टर आएगा। और बेशक वो टेम्परेरी होता है, लेकिन स्टिल यूनिसेफ फिर उस जगह पर प्रॉपरली अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ साथ उन बच्चों को उनकी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा होता है, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा होता है। अगर हम मजीद आगे बढ़े तो देयर इज द थिंग कि यूनिसेफ गवर्नमेंट्स को भी हेल्प कर रहा होता है किस तरीके से वो अपनी सोसाइटीज के अंदर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ताकि इस वजह से उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजास्टर के इम्पेक्ट से कम, आप कह लें, डैमेज हो और उनकी जो कम्युनिटीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। अब अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल एक्शन की डोमेन की, तो इन्वायरमेंटल एक्शन की डोमेन के अंदर क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट का नुकसान या इन्वायरमेंट की डिस्ट्रक्शन, ये दोनों एड्रेस की जाते हैं नौजवानों के लिए और नौजवान लोगों के थ्रू। ये यूनिसेफ का मानना है। क्यों? क्योंकि इससे एक तरीके से हम हेल्थ को फरोग दिया जाता है, हेल्थ के साथ साथ उसकी वेलबींग के ऊपर फोकस किया जाता है और सर्वाइवल रेट के अंदर हमारे पास इंक्रीज देखा जाता है। तो यूनिसेफ अपने, आप ये कह लें कि ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं जिसके थ्रू वो लोकल सोल्यूशंस को सपोर्ट कर सके, जो वैल्यू करते हो वो बायोडाइवर्सिटी को और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को। हम लोग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को बहुत ज्यादा तरीके से फोकस कर रहे होते हैं, उनको सेल्फ सेंटर्ड रखते हैं। और यूनिसेफ, आप ये कह लें कि वो बच्चों की हेल्थ के साथ साथ उनकी अकेले मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस कर रहा होता है इस चीज के अंदर, ताकि उनको टॉक्सिक मेटल से या एक तरीके से या एयर पोल्यूशन से ज्यादा नुकसान ना पहुंच सके। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और चीज आती है, दैट इज सस्टेनेबल एनर्जी या सस्टेनेबिलिटी एनर्जी। तो हमारे पास एक चीज आती है कि हर बच्चे को ये राइट है कि वो अपनी जिंदगी को ब्राइटली जिए, लेकिन साथ साथ सस्टेनेबल एनर्जी के साथ जिए, सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी होना चाहिए। और इसके अंदर यूनिसेफ पार्टनर करता है पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के साथ कि वो रिन्यूएबल सेक्टर को प्रमोट करे, वो क्लीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करे और साथ ही साथ वो सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस को प्रमोट करे। इसके अंदर ऐसे एरियाज आते हैं जिसके अंदर हमारे पास, आप ये कह लें, सोलर वाटर पंपिंग हो रही होती है। इसके अंदर बाय सोलर वाटर पंपिंग आई मीन टू से कि सोलर एनर्जी के थ्रू ग्राउंड वाटर हमारे पास सरफेस के ऊपर आ रहा होता है, एंड वी विद द हेल्प ऑफ सोलर वाटर टेक्नोलॉजी या सोलर वाटर पंपिंग हम उस वाटर को प्योरीफाई करके उसको प्रॉपरली पी सकते हैं। और यूनिसेफ इस चीज के अंदर काम कर रहे हैं ताकि इससे हमारे पास जो हमारा फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो रही होती है वो कम से कम हो सके। यूनिसेफ एक और तरीके से काम कर रहा होता है कि वो स्कूल्स को, वो हेल्थ सेंटर्स को, वो कम्युनिटी लिविंग या कम्युनिटी सेंटर्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करे, लेकिन साथ ही साथ उनको वो रिन्यूएबल साइड की तरफ लेके जाए कि वहां पे वो सोलर पैनल लगा दे जिनसे उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। और इससे अलॉन्ग विद दिस वो बच्चों के अंदर ग्रीन स्किल्स को प्रमोट कर रहा है, वो बच्चों को या एक तरीके से बच्चों की निगहदाश्त के अंदर, उनकी डेवलपमेंट के अंदर आप कह लें यूथ मोबिलाइजेशन को फरोग दे रहा है और क्रॉस सेक्टरल एडवोकेसी को फरोग दे रहा है कि वो पॉलिसी मेकिंग की तरफ आए, वो पॉलिसीज या वो सॉल्यूशंस के प्रमोट करें, वो खुद से सॉल्यूशंस बनाएं कि इस प्रॉब्लम के खिलाफ हम इस तरीके से लड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें द एम्स ऑफ यूनिसेफ की एक्टिविटीज की, तो ऐसे कौन कौन से एम्स हैं जिसके ऊपर या जिसके थ्रू यूनिसेफ काम कर रहा होता है। तो हमारे पास जो एक्टिविटीज है जिसके थ्रू यूनिसेफ काम कर रहा होता है, दैट इज कि वो गवर्नमेंट्स के साथ, वो बिजनेस पार्टनर के साथ एडवोकेट करेगा कि वो चिल्ड्रन या यूथ पीपल को सस्टेनेबिलिटी प्लान्स का हिस्सा बनाए, बजट्स का हिस्सा बनाए और ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ जो एक्शंस हो रहे होते हैं उनका हिस्सा बनाए, उनको वो टीम के तौर पर ट्रीट करें, बच्चों को या आप कह रहे नौजवानों को। और इसके अलावा यूनिसेफ एक और चीज को फरोग दे रहा होता है कि वो अपनी जो कम्युनिटीज हैं या एक तरीके से जो सोशल सर्विसेज हैं उनके अंदर वो रिजीलियंस को स्ट्रेंथन करे,
साथ रेजिलियंस किसके खिलाफ, क्लाइमेट के खिलाफ या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के खिलाफ। और इसके अंदर हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन एक्शन भी आता है इन रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स। और एक और चीज है कि यूनिसेफ सपोर्ट करेगा और चाइल्ड को एम्पावर करेगा अलॉन्ग विद द यंग पीपल टू अडेप्ट एंड क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। और इसके ये किसके थ्रू होगा, थ्रू प्रॉपरली गिविंग देम क्वालिटी एजुकेशन, बाय गिविंग देम इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उनके हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करके, और साथ ही साथ उनको प्रॉपरली ट्रॉमास वगैरह से निकाल के जो एक डिजास्टर के थ्रू या एक क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के थ्रू बच्चों के जहनों के अंदर आते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज कि किस टू बिकम सस्टेनेबल विद इन और ग्लोबल प्रोग्रामिंग ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन। यूनिसेफ आपकी सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम जैसे एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी को फरोग देगा ग्लोबल प्रोग्रामिंग के अंदर। कि अगर उन्होंने सप्लाई लॉजिस्टिक्स लेके जानी है एक एरिया के अंदर स्पेसिफिकली, तो वो कितने ज्यादा कम मीन्स के अंदर, कितने ज्यादा रिसोर्सफुल मीन्स के अंदर अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा कि वो रिसोर्सेज का खात्मा ना कर सके दूसरे कंट्रीज के लिए। अब अगर हम बात करें the second, yeah, executive, the third institution ki, so that is UNESCO. And by UNESCO I mean to say United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization की। और if I am not wrong, तो हमारे पास यूनेस्को बहुत ज्यादा कारआमद किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान के अंदर, जस्ट लाइक यूनिसेफ। और इन दोनों के ऑफिस आपको पाकिस्तान के अंदर मिल जाएंगे। अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को हमारे पास यूएन का एक ऐसा स्पेशलाइज्ड इदारा है, एक ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि हमारी ह्यूमैनिटी को, हमारी इंसानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रही है। किसके थ्रू, थ्रू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। और यूनाइटेड नेशंस या एक तरीके से यूएन का ये वाला इदारा स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, टूल्स को प्रोड्यूस करेगा और नॉलेज को डेवलप करेगा इस मद के अंदर के वो सॉल्यूशंस को क्रिएट कर सके उन चैलेंजेस के खिलाफ जो कि आप कहने उस वक्त के अंदर सबसे ज्यादा आप लीथल है, या एक तरीके से सबसे ज्यादा डेंजरस है कि वो ह्यूमैनिटी को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो पूरी दुनिया के अंदर जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस होगा, हमारे ग्लोबल पीस के ऊपर फोकस होगा, और एट द एंड ग्रेटर इक्वालिटी प्रमोट होगी। अब अगर हम बात करें यूनिसेफ के वर्क की, तो हमारे पास जो यूनिसेफ का वर्क है दैट इज टू प्रोटेक्ट बायोडिवर्सिटी, टू रिस्पॉन्ड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांसिंग इन क्वालिटी एजुकेशन, जो कि क्वालिटी एजुकेशन हमारे पास है हमारा SDG 4। उसके बाद आता है सेफ गार्डिंग हेरिटेज, हमारी हमारी ऐसी साइट्स का प्रॉपरली ध्यान रखना यूनेस्को के अंदर आता है जो कि टाइम टू टाइम डिग्रेड होती जा रही है, आइदर बाय द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज या आइदर बाय द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज। हमारी भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसके थ्रू हमारी जो बहुत पुरानी पुरानी साइट्स हैं वो के आप कह रहे हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से वो खत्म होती जा रही है। एक तरीके से उनके जो पहले असरात थी, एक तरीके से जो पहले प्रिजर्व की जा रही थी, वो ऐसे ऐसे करके कम होती जा रही है। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इंश्योरिंग एक्सेस टू रिलायबल इंफॉर्मेशन। और ये जो रिलायबल इंफॉर्मेशन की एक्सेस है वो पब्लिकली हो और वो पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हो। दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ यूनेस्को। और अगर हम बात करें यूनेस्को कितने कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है, तो यूनेस्को बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेट करती है। और इसके अंदर हमारे पास 194 member states आते हैं, and by member states I mean to say 194 countries या 194 nations। अब अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एंड बेसिकली उसका कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बड़ा, लेकिन अगर हम समराइज करें दैट इज कि पीस बेस्ड एक्सक्लूसिवली अपॉन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स वुड नॉट बी अ पीस which could secure the unanimous, lasting and sincere support of the people of the world. Peace must therefore be founded if it is not to fail upon the intellectual and moral solidarity of mankind। कि जो हमारे पास पीस बिल्डिंग है वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स के ऊपर नहीं है, एंड इट इज नॉट जस्ट बीइंग हेल्ड या बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑन द गवर्नमेंट से, हमारी हुकूमतों के पॉलिटिकल या इकोनॉमिक गेन्स के लिए नहीं है हमारी पीस, बल्कि हमारी पीस इस तरीके से बननी चाहिए कि वो हमारी मैन काइंड की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को भी शोकेस करे और हमारे मोरल्स, हमारी वैल्यूज, हमारी एथिक्स को भी शोकेस करे। और ये दोनों चीजें हमारी पीस के अंदर झलकती हैं।
अगर हम बात करें एक्सपर्टीज ऑफ यूनेस्को की, तो यूनेस्को की हमारे पास 8 एक्सपर्टीज है। हम बारी बारी इन तमाम एक्सपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एक्सपर्टीज इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ थ्रू एजुकेशन। तो यूनेस्को प्रमोट कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन को और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, किस लिए? कि एक बेटर फ्यूचर बन सके, और ये पूरी दुनिया के लिए। इसमें हमारे पास बच्चे भी आएंगे, हमारे पास यूथ भी आएगी, हमारे पास ओल्ड पीपल भी आएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास फर्दरिंग साइंस फॉर सस्टेनेबिलिटी। यूनेस्को सपोर्ट करेगा साइंटिफिक कॉपरेशन को, ताकि वो सस्टेनेबिलिटी को एनहांस कर सके और पब्लिक पॉलिसीज को सपोर्ट कर सके। उसके बाद आता है हमारे पास बिल्डिंग फेयरर एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। इसके अंदर यूनेस्को सोशल पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करता है, उनको मजबूत करता है और एडवोकेट करता है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, जो कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होंगी या फायदा पहुंचाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि किस तरीके से प्रोमोटिंग, प्रोटेक्टिंग और हेरिटेज एंड फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, ये यूनेस्को प्रमोट करेगा और साथ ही साथ हमारी जो पूरा कल्चर है पूरी दुनिया के अंदर उसको सेफ गार्ड करेगा, ताकि रिजिलियंट कम्युनिटीज बन सके। उसके बाद आता है हमारे पास प्रमोटिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सेस टू क्वालिटी इंफॉर्मेशन, कि यूनेस्को प्रॉपर्ली सपोर्ट करेगा इंफॉर्मेशन लिटरेसी को, डिजिटल इंफॉर्मेशन को। वो जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और डिजिटल गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। किस तरीके से डिजिटल जर्नलिज्म पूरी दुनिया के अंदर फैलनी चाहिए, डिजिटल डिजिटल लिटरेसी को प्रोग देना चाहिए, डिजिटल इंक्लूजन होनी चाहिए हमारे पास। और अगर हम बात करें प्रमोटिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सेस टू क्वालिटी इंफॉर्मेशन, तो इसके अंदर बेसिकली यूनिसेफ, हम आप ये कह लें कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी को सपोर्ट करेगा। अब कम कि हमारे पास नाउ द थिंग कम्स कि प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ आवर शेयर्ड ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। यूनेस्को प्रॉपर्ली इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फोस्टर करेगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को डेवलप करेगा मेरीन साइंसेस के अंदर। मेरीन साइंसेस से मुराद ऐसी साइंसेस हैं जो कि हमारे ओशंस को डील कर रही होती हैं, हमारे ओशन को स्टडी कर रही होती हैं, ताकि इससे हमारे जो ओशन है वो मैनेजमेंट हो सके उनकी प्रॉपर्ली। और उनके अंदर हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं किस तरीके से हम अपने ओशंस को गार्बेज फ्री बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे ओशंस के अंदर हमारा मोस्टली सारा का सारा वेस्टेज हमारा गार्बेज जा रहा होता है। उसके बाद हमारे पास द थिंग कम्स के सपोर्टिंग अफ्रीकाज डेवलपमेंट, के अफ्रीका को प्रायोरिटी बनाकर यूनिसेफ फोकस कर रहे होते हैं, फोर्स कर रहा होता है एजुकेशन के ऊपर, कल्चर के ऊपर और इनोवेशन के थ्रू, ताकि रिजिलियंस को वो डेवलप कर सके। और लास्टली बट नॉट लीस्ट एम्पावरिंग थ्रू इक्वालिटी, कि जेंडर इक्वालिटी को प्रायोरिटाइज करके यूनिसेफ एम कर रहा होता है कि वो विमेन और मेन दोनों के अंदर प्रमोशन कर सके एजुकेशन की, इंक्लूजन की और इक्वल अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सके फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। अब अगर हम बात करें यूनेस्को की गवर्नेंस की, यूनेस्को की जो गवर्नेंस है उसके अंदर हमारे पास 3 बॉडीज आती हैं, और 3 की बॉडीज है। एक आती है हमारे पास जनरल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आता है हमारे पास सेक्रेटेरिएट, और देन कम्स हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अगर हम बात करें जनरल कॉन्फ्रेंस की, तो जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे पास वो 194 मेंबर स्टेट्स आएंगे जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, और ये डिस्कस करते हैं किस तरीके से यूनेस्को का पूरा लाइन ऑफ वर्क होगा एक पूरे साल के अंदर। उसके बाद आता है सेक्रेटेरिएट, कि यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जनरल, और इसके अंदर ये देखा जाता है कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा था कि ये यूनेस्को का पूरे साल का लाहे अमल होगा, वो प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके बेसिकली स्टेप्स के ऊपर बात की जाती है, उसकी वर्किंग मैकेनिज्म के ऊपर बात की जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहा होता है कि किस तरीके से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हुए हैं वो इम्प्लीमेंट किस तरीके से होंगे एक कंट्री के अंदर, चाहे एक कंट्री हो या चाहे एक रीजन हो। उसके बाद आता है कि ये जो बॉडीज होती हैं ये ऑल टुगेदर यूनेस्को की एफर्ट्स को ड्राइव कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। अब अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो बेसिकली हमारे पास यूनेस्को किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक है, अब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज हमारे पास एक बहुत ही डिफाइनिंग इश्यूज है हमारे इस पूरी दुनिया के अंदर फिल वक्त। और अगर हम मजीद बात करें तो 30 से ज्यादा यूनेस्को के प्रोग्राम्स हैं जो कि साइंस, एजुकेशन, कल्चर एंड कम्युनिकेशन को मद में रखते हुए उनको बेस बनाकर आप कह लें नॉलेज को क्रिएट in terms of educating the students
अबाउट क्लाइमेट चेंज, और उनको ये बताना चाह रहे हैं किस तरीके से वो प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के अंदर क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से अपने आप को आपके लिए सेव कर सकते हैं। यूनेस्को का जो एम है वो ये है कि वो मेंबर स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करके एंड अलॉन्ग विद द मेंबर स्टेट्स यूएन की डिफरेंट बॉडीज के साथ कोलैबोरेट करके वो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको मिटिगेट कर सके और उनके खिलाफ अडेप्ट कर सके अपने आप को, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो एजुकेट कर सके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इसमें एजुकेट कर सके इन यंगर जनरेशन, जिसमें हमारे पास बच्चे आते हैं और हमारे पास टीनेजर्स आते हैं, और साथ ही साथ वो जो वर्ल्ड या एक तरीके से हमारी जो यूनेस्को की डेजिग्नेटेड साइट्स हैं तो उन साइट्स को प्रमोट कर सके, उनको सेव कर सके। और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज आती है, हमारे पास इसके अंदर आती है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि यूनेस्को ने खुद ब खुद उनको आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, और उसके बाद आता है हमारे पास यूनेस्को का ग्लोबल जियोस्पार्क्स। ये ऐसी साइट्स हैं जो कि प्रमोट करती हैं लो कार्बन इकोनॉमीज को, और इसके अंदर लो कार्बन इकोनॉमीज किस तरीके से आपके लिए प्रमोशन होती है बाय द यूजेज ऑफ, या एक तरीके से बाय द सस्टेनेबल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कि इन जगहों के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज के ऊपर काम किया जा रहा होता है और रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू एनर्जी को हासिल किया जा रहा होता है। और इस वजह से जो यूनेस्को की ये वाली डिजिग्नेटेड साइट्स होती हैं वो मिटिगेशन के सॉल्यूशंस को प्रमोट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ग्रीन इकोनॉमीज फरोग में आती हैं और उस कंट्री की ग्रीन इमेज के ऊपर काम किया जा रहा होता है। अल्टीमेटली ग्रीन यूनेस्को उस कंट्री की ग्रीन इमेज को पूरी दुनिया के सामने शोकेस कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें तो यूनेस्को ने अभी तक तीन बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे क्लाइमेट चेंज की डोमेन को लिंक करते हुए। एक था स्ट्रेंथनिंग सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेडीनेस इन जिम्बाब्वे की क्लाइमेट एजुकेशन को उन्होंने फरोग दिया था जिम्बाब्वे के अंदर, ये बच्चे प्रॉपर्ली डिस्कस कर सके क्लाइमेट एजुकेशन के ऊपर या एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर बात कर सके। उसके बाद था एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, इसके अंदर उन्होंने यूथ की अकेले रेजिलियंस बिल्डिंग की थी, उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया था। उसके बाद आया था कि यंग वुमेन इन साइंस ब्रेकिंग बैरियर्स एंड फॉस्टरिंग कम्युनिटीज, इनमें उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को फरोग दिया था और जेंडर इक्वालिटी को फरोग दिया था बाय ट्रेनिंग दोज वुमेन के जो एक तरीके से आइदर इन ग्रुप के अंदर थी या एक ऐसे तबके के अंदर थी जहां पर एक तरीके से नॉलेज को या एक तरीके से एजुकेशन को ज्यादा फरोग नहीं दिया जा रहा होता था। तो यूनेस्को ने उन जगहों पर जाके उन खवातीन को ट्रेन किया था और उनसे उन्हें उनको ट्रेन करके जो पॉजिटिव रिजल्ट आया था वो ये था कि उन खवातीन ने फिर अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था और इस तरीके से वो चेन टूटी थी और अब जाकर उनको ये एक बड़ा प्रोजेक्ट उनके सामने था। अब अगर हम बात करें हमारी फोर्थ इंस्टीट्यूशन की, डेट इज फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात की जा रही होती है मेनली ऑन द इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल बोथ। अब अगर हम बात करें फाओ की हिस्ट्री के ऊपर या एक तरीके से फाओ के इंट्रोडक्शन के ऊपर, तो फाओ हमारे पास एक ऐसा स्पेशलाइज्ड इदारा है यूएन का जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स को लीड कर रहा होता है कि किस तरीके से वो हंगर के खिलाफ आप कह लें कामयाबी हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से वो भूख का खात्मा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें भूख के खात्मे की, तो यूनाइटेड नेशंस ने अपने एसडीजीज के अंदर SDG 2 भूख के खात्मे के लिए बनाया हुआ है। एंड बाय SDG 4 बाय SDG 2 आई मीन टू से SDG 2 स्टैंड्स फॉर नो हंगर, कि हमारा ऐसा कोई भी बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, जवान भूखा ना सोए, और वो क्वालिटी मील खाए, वो एक तरीके से हेल्दी मील खाए, वो एक तरीके से न्यूट्रिएंट से भरा मील खाए, और वो कभी भी भूखा ना सोए। तो डैट इस जुमरे में आकर फाओ बहुत ज्यादा कारआमद किरदार अदा कर रही है, और जो फाओ का अल्टीमेट गोल है डैट इज कि वो फूड सिक्योरिटी को अचीव करे और ये यकीनी बनाए कि जितने भी लोग हैं वो उनको हाई क्वालिटी फूड की असेस मिल सके, और असेस भी ये नहीं कि एक दफा खाना मिल जाए, असेस रेगुलर असेस मिल सके, और वो लीड कर सके पूरी दुनिया के अंदर विद हेल्दी लाइव्स। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 195 मेंबर स्टेट्स आती हैं फाओ के अंदर, एंड बाय मेंबर स्टेट्स मैंने वही कहा था कि कंट्रीज आती हैं, और बाय 195 मेंबर स्टेट्स 194 कंट्रीज आते हैं और एक हमारे पास यूरोपियन यूनियन आती है। और अगर हम ऐसे बात करें तो फाओ पूरी दुनिया के अंदर 130 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। और 1945 के अंदर फाओ का जन्म हुआ था, जैसे ही यूएन हमारे पास कारआमद आई थी, यूएन हमारे पास बनी थी,
और क्यूबेक सिटी हमारे पास था कनाडा के अंदर। जैसे ही हमारे पास यूनाइटेड नेशंस का फर्स्ट सेशन हो रहा था, तब ही हमारे पास फाओ वजूद के अंदर आ गई थी, और तब वॉशिंगटन डीसी को, जो कि यूएसए के अंदर है, उसको डेजिग्नेट किया गया था एज अ टेम्परेरी फाओ का हेडक्वार्टर्स। अब मेरे पास एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। जस्ट फील फ्री टू टाइप इन द चैट बॉक्स, अकॉर्डिंग टू यू, डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर आपके ख्याल से पर डे हम लोग कितनी ज्यादा आबादी को खाना खिला रहे होते हैं? हाउ मच पाकिस्तान इज फीडिंग द होल पॉपुलेशन पर डे? कितने ज्यादा अफराद को हम लोग खाना खिला रहे होते हैं पर डे? आप लोग बेशक टाइप कर दें चैट बॉक्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू यू आइदर इट कुड बी 24 करोड़, 25 करोड़, 22 करोड़, एंड देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड। इट्स जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू आपके नजदीक पाकिस्तान कितने ज्यादा लोगों को खाना खिला रहा होता है एक दिन के अंदर? ओके, सो नो वरीज, कोई बात नहीं। सो एज वी नो कि पाकिस्तान की राइट नाउ, नॉनदलेस, ऑफिशियली तो हमें एक तरीके से जो पाकिस्तान का नंबर गया हुआ है, डेट इज पाकिस्तान की जो राइट नाउ आबादी है, डेट इज मोर देन 24 करोड़। और अगर हम उसको मिलियंस की तरफ बात करें तो डेट इज 240 मिलियन, मोर देन 240 मिलियन पीपल। इस जुमरे से अगर हम बात करें तो आप लोग ये कहेंगे पाकिस्तान रोजाना 24 करोड़ आबादी को खाना खिला रहा होता है, लेकिन डेट इज अटरली रॉन्ग, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग वैसे बात करें तो हम लोग फीड करवा रहे होते हैं 24 72 करोड़ आवाम को, क्योंकि एक मंथ के अंदर या एक दिन के अंदर कम से कम आप लोग 3 टाइम खाना खा रहे होते हैं। तो अगर हम उस जुमरे से बात करें तो पाकिस्तान एक दिन के अंदर 72 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा होता है। एंड अगर हम इसको भी ना देखें, 2 टाइम का खाना तो हम लोग खाते हैं, तो पाकिस्तान एक दिन के अंदर 48 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा है। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द अकेले चेंज ऑफ माइंड कि किस तरीके से हम, अगर हम ज़रात को कह देते हैं कि हमारे पास खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है, बट स्टिल वी आर एबल टू फीड 2 टाइम्स अ मील फॉर अ पीस पर पर्सन पर डे। अब अगर मजीद आगे बढ़े, डेट इज के किस तरीके से फाओ वजूद के अंदर आते हैं, फाओ किस तरीके से अब अपना कारामद किरदार अदा कर रहा है। तो फाओ हमारे पास यूएन डेवलपमेंट सिस्टम का, जिसे हम लोग नाम देते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट सिस्टम, उसका हार्ट है, उसका दिल है। क्यों? क्योंकि ये एफर्ट्स लीड कर रहा होता है मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस के खिलाफ, जो कि रिलेट किए जाते हैं हमारे खाने से या हमारी ज़रात से। अगर हम बात करें तो इसका जो मंशूर है, टू एंड हंगर, भूख का खात्मा, उसको अचीव करने के लिए फाओ प्रॉपरली क्लोजली काम कर रहा होता है यूएन की एजेंसीज के साथ, फंड्स ले रहा होता है, प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रहा होता है, और साथ वो प्रॉपरली स्ट्रेंथ्स को अपनी लेवरेज दे रहा होता है और एडवांटेजेस को फ्रोग दे रहा होता है। लाइक वो एक कंट्री को तमाम फंड्स के साथ अपने प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद एट द एंड एडवांटेज प्रोवाइड करेगा थ्रू इट्स रिसर्च, थ्रू इट्स प्रॉपरली कंटिन्यूस हार्ड वर्क। अगर वैसे बात करें तो फाओ प्रॉपरली परस्यू कर रहा होता है एक ऑब्जेक्टिव को, कि उसने इनोवेटिव अप्रोचेस के थ्रू प्रमोट करना होता है यूएन के कोलैबोरेशन को एक कंट्री के दरमियान, और वो किस तरीके से होगा? बाय ट्रांसफॉर्मेटिव पार्टनरशिप। और इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेटिव पार्टनरशिप किस तरीके के थ्रू आएगी? जब हमारे पास पावरफुल अलायंसेज होंगी। जब हमारे पास पावरफुल अलायंसेस होती हैं तो तब हमारे पास सस्टेनेबल आउटकम्स आते हैं, और यही फाओ का एक तरीके से असूल है, टू क्रिएट सस्टेनेबल आउटकम्स। फाओ एक और प्रोमिनेंट रोल अदा कर रहा होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट सिस्टम के अंदर, और वो यूएनडीएस के रिफॉर्म्स के अंदर किरदार अदा कर रहा होता है। वो पार्टिसिपेट करता है ग्लोबल एंड रीजनल यूनाइटेड नेशन सिस्टम के मैकेनिज्म्स के अंदर। यूनाइटेड नेशंस के जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, जो डिफरेंट एजेंसीज की कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती है, उनके अंदर फाओ कारामद किरदार अदा कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर फाओ डील कर रहा होता है फूड एंड एग्रीकल्चर के थ्रू, फूड एंड एग्रीकल्चर के इश्यूज के थ्रू, कि फूड एंड एग्रीकल्चर के डोमेन के अंदर हमारे पास कौन कौन से इश्यूज हैं, हम लोगों ने किस तरीके से उनको टैकल किया, हमारे पास राइट नाउ कौन कौन सी अपग्रेडेशन मौजूद है, हमारे पास राइट नाउ उन चीज़ों को, अगर किसी कंट्री के अंदर वो प्रॉब्लम आ जाती है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कौन कौन से सोल्यूशन हम वक्त तैयार हैं। फाओ उन चीज़ों को
यूएन के फोरम के थ्रू अपने मेंबर स्टेट्स के सामने बता रहा होता है, ताकि वो कंट्रीज फाओ को प्रोटेक्ट करें, आइदर थ्रू एन अपील, आइदर बाय कोलैबोरेटिंग विद फाओ डायरेक्टली। अगर हम मजीद बात करें तो फाओ एक तरीके से एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशंस को स्ट्रेंथन कर रहा होता है, किसके थ्रू, कि वो अपने इनिशिएटिव्स को लॉन्च कर रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर, जिससे फाओ अपने एग्री फूड ट्रांसफॉर्मेटिव, या एक तरीके से अपना जो उनका एग्री फूड सिस्टम होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम वैसे बात करें तो कंट्री लेवल के ऊपर फाओ मेजर कंट्रीब्यूटर होता है रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अंदर, और वो डिलीवर कर रहा होता है ऐसे एक्शंस को या ऐसे पॉलिसी एडवाइजेस को जो उस कंट्री को यूएन के कंट्री टीम्स के साथ कोलैबोरेट करवा सके। इसका मतलब ये होता है कि फाओ बेसिकली जो एक कंट्री के अंदर एक मीडिएटर के तौर पे एक्ट करता है, कि वो यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट एजेंसीज को उस नेशनल गवर्नमेंट के साथ लिंक अप करवाता है, और वो तीनों चीजें करके, मतलब कि फाओ, यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट एजेंसीज और नेशनल गवर्नमेंट, आपकी जब तीनों मिलकर आपस में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर या एक फोरम के ऊपर बैठेंगे इकट्ठे, तब जाकर वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं, वो एग्री फूड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। तो फाओ विल जस्ट एक्ट एज अ मीडिएटर ऑन नेशनल लेवल। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास एक आपके लिए बात आती है कि फाओ एंड द एग्री फूड सिस्टम, कि किस तरीके से हमारे पास फाओ और एग्री फूड सिस्टम के अंदर आपके लिए अपग्रेडेशन देखी जाती है। द मेजर थिंग इज के हमारे पास बहुत ज्यादा प्रेशर्स देखे जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आता है रैपिड पॉपुलेशन। हमारे पास हमारी पॉपुलेशन के अंदर एकदम से बेधड़क इंक्रीज पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद हमारे पास अर्बनाइजेशन देखी जाती है, किस तरीके से हमारे लोग हमारे रूरल एरिया से माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स अर्बन सेक्टर्स, और मतलब कि ये होता है कि देही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ आना। उसके बाद आता है किस तरीके से हमारे पास एक बेजा धड़क हो रही ग्रोथ देखी जा रही होती है वेल्थ सिस्टम के अंदर, और हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न होता है वो कंसिक्वेंटली चेंज हो रहा होता है, कि जब हमारे पास बेधड़क दौलत आ जाती है तो तब हम लोग, हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न होता है वो बेधड़क हो जाता है, कि हम लोग बहुत ज्यादा चीजें ले लेंगे लेकिन हम लोग उतना ज्यादा वो कंज्यूम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो चीजें एट अ सर्टेन लेवल इफ नॉट 100% कंज्यूम नहीं होगी, तो हम लोग उसको 30 to 40% कंज्यूम करेंगे, बाकी 70 या 60% वो सारा का सारा वेस्टेज हो जाएगा। अच्छा, इन चीजों की वजह से जो प्रेशर आ रहा होता है वो प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है हमारे एग्री फूड सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से जो उसकी एबिलिटी होती है उस सिस्टम की टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड, या एक तरीके से टू एनहांस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, वो कम हो जाती है, या एक तरीके से वो अपॉर्चुनिटीज या एक तरीके से वो एबिलिटी एक तरीके से चैलेंज की जा रही होती है। तो इस वजह से हमारे पास जो हमारे एग्री फूड सिस्टम्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और वो अफेक्ट भी हो रहे होते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के थ्रू, और जो हमारे क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड होते हैं, या लैंड डिग्रेडेशन से एसोसिएटेड होती है, या हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस से एसोसिएटेड होते हैं। जब हमारे पास फाओ एक तरीके से इन चैलेंजेस के खिलाफ रिस्पॉन्ड कर रही होती है, तो वो रिक्वायर करती है एक ऐसा सिस्टम बेस्ड अप्रोच जो कि इन चीज़ों को एड्रेस करे प्रॉपरली, इनकी इसकी रेंज को एड्रेस कर सके, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को एड्रेस कर सके इन होलिस्टिक येट सस्टेनेबल मैनर, कि वो सस्टेनेबिलिटी को जुमरे में रखते हुए, सस्टेनेबिलिटी को मद में रखते हुए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। तो तब हमारे पास फाओ एक तरीके से प्रमोट करती है सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम को, और सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिलीवर करता है फूड सिक्योरिटी को और न्यूट्रिशन को तमाम लोगों के लिए एक ऐसे वे के अंदर जिसमें हमारा जो इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल आप कह रहे सेक्टर है वो बेस में रखता है, उसको हम लोग फाउंडेशनल स्टोन बनाते हैं फूड सिक्योरिटी को जनरेट करने के लिए और न्यूट्रिशन को जनरेट करने के लिए, इस मत में भी कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। मतलब कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी को हमारे एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम के अंदर आप कह लें इंक्लूसिविटाइज कर लेंगे, उसको इंक्लूड कर लेंगे, और इसके अंदर हम लोग हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी कैपेबिलिटी को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उनकी कैपेबिलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं पहुंचाएंगे। आइदर इसकी जो एग्जांपल है वो इस तरीके से हो सकती है कि हम लोग हमारे एग्रीकल्चर फूड सिस्टम के अंदर सॉलिड पावर्ड या एक तरीके से सॉलिड वाटर पंपिंग को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास एक और चीज आती है कि इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉफिटेबल होगा। हमारा जो सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम है ये इंश्योर करेगा कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो
मईशत है वो सस्टेनेबली इंक्रीज हो। ये हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होंगी। इससे हमारे पास सोशल सस्टेनेबिलिटी एट द एंड प्रमोट होगी। और एट द वेरी एंड अगर हम इन्वायरमेंटल सेक्टर के अंदर बात करें तो इससे जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली बैलेंस आउट होगा, उससे हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और ये हमारी इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को सेफ गार्ड करेगा। अब अगर हम बात करें फाओ वर्क और क्लाइमेट चेंज की, क्या फाओ ने अभी तक काम किया है क्लाइमेट चेंज की जिंदगी के अंदर, तो क्लाइमेट चेंज हमारी एबिलिटी को डायरेक्टली या एक तरीके से इनडायरेक्टली एक थ्रेटन कर रहा होता है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा होता है। और वो हमारी एबिलिटी को जो गुर्बत के खात्मा है उसके ऊपर भी थ्रेटन कर रहा होता है क्लाइमेट चेंज। इस वजह से वी यूजली लैग टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2016 के अंदर ये देखा गया था कि हमारे पास जो 31% ऑफ ग्लोबल एमिशंस हैं जो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ओरिजिनेट कर रही होती है, वो हमारे पास ज़राअत की वजह से कर रही है, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम की वजह से वजूद में आ रही है। और इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, राइट नाउ एशिया सेक्टर के अंदर, एशियन सेक्टर के अंदर या एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन आ रही है या ग्लोबल एमिशन देखी जा रही है वो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी इफ वी टॉक अबाउट चाइना, चाइना 1/3 ऑफ द आपके पास ग्लोबल एमिशंस कर रहा है इन एशियन सेक्टर या एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर। और चाइना के अंदर भी 2/3 ऑफ द ग्लोबल एमिशंस इज हैपनिंग थ्रू एग्रीकल्चर सिस्टम। तो ये आपके पास प्रॉपरली एक वाइड एग्जांपल है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के अंदर जो ग्लोबल एमिशंस हो रही है वो हमारे एग्रीकल्चर फूड सिस्टम की वजह से हो रही है। और ये किस तरह से होता है, किसी तरह हमारे पास डिफोरेस्टेशन इंक्लूड करती है, हमारे पास लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन इंक्लूड करती है, हमारे पास सॉइल एंड न्यूट्रिएंट का एक तरीके से डिसमैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट, उसके बाद हमारा फूड लॉस या हमारा जो फूड वेस्ट है, ये चीजें हमारी ग्लोबल एमिशंस को इंक्रीज कर रही होती है। और इसकी वजह से जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज कर रही होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा से ज्यादा हीट को ट्रैप करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज के हमारे पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स है हमारे ज़राअत के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब क्लाइमेट चेंज होगा तो इससे हमारे पास टेम्परेचर या रेनफॉल पैटर्न के अंदर हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल शिफ्टिंग देखी जाएगी। हमारे पास जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का ऑकरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। हमारे पास डिजास्टर्स जैसे कि सैलाब, जैसे कि कहत साली, ड्राउट, जैसे कि पेस्ट्स का बेधड़क आउटब्रेक या ओशन एसिडिफिकेशन जैसी चीजें बहुत ज्यादा देखी जाएंगी। तो फाओ सपोर्ट करता है कंट्रीज को कि वो अडेप्ट कर सकें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए वो प्रिवेंट करें ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को या उनको रिड्यूस कर सकें। और ये किस तरीके से करता है फाओ? फाओ करता है चार चीजों के थ्रू: बाय देयर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, बाय पॉलिसी सपोर्ट, by giving those countries access to climate financing, या एक तरीके से UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू ऑन क्लाइमेट चेंज के प्रोसेसेस को फॉलो अप करवा के कंट्रीज के थ्रू। अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में भी और रेस्पेक्ट की कि क्या एग्रीकल्चर हमारे पास आखिरी उम्मीद है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने के लिए, तो इसका जो सवाल का जवाब है वो ये है कि हमें देखिए कि हमारे पास क्लाइमेट इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारी जो एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की हमारे पास प्रोग्रेस है या उनको मिनिमाइज करने की प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, हमें पता है इस चीज़ का। लेकिन सस्टेनेबल फूड सिस्टम और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंट्रीज को या कम्युनिटीज को प्रॉपरली रिजिलियंस बिल्डिंग के अंदर हेल्पफुल साबित दे रही है। फाओ कंट्रीज को सपोर्ट करता है कि वो सोल्यूशंस को डिलीवर कर सके। किसके थ्रू? कि हमारे पास तब जाकर फिर एक एग्री फूड सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाने की वजह से क्लाइमेट क्राइसिस टैकल होगा और ये इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आएगा हमारे ज़राअत के शोबे के अंदर, चाहे लोकल लेवल हो, चाहे नेशनल लेवल हो या चाहे ग्लोबल लेवल हो। जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम को तो ये चीज इंक्लूसिविटाइज करेगी और ये जेंडर रिस्पॉन्सिव होगी। इसके अंदर तमाम चीजें या एक तरीके से ये इक्विटेबल होगा कि इसके अंदर जेंडर इक्वलिटी को भी देखा जाएगा और ये एड्रेस करेगा लॉस एंड डैमेज को एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हमारे पास सबसे ज्यादा हो रहा है। उसके बाद देखा जाता है कि साइंस इनोवेशन या एक तरीके से डाटा जो है वो क्रिटिकल है क्लाइमेट पॉलिसीज बनाने के लिए या इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए। क्यों?
क्योंकि इससे हमारे पास हम लोग प्रोएक्टिव मेजर्स को निकालेंगे जो हमें प्रॉपर्ली तैयार करेगा वेदर इवेंट से लड़ने के लिए। हमारा जो राइट नाउ मैकेनिज्म है दैट इज रिएक्टिव मैकेनिज्म वेदर इवेंट से लड़ने के लिए। तो हमें चाहिए कि हम लोग प्रोएक्टिव की तरफ शिफ्ट हो एज रादर देन रिएक्टिव। अब अगर हम बात करें आगे चलें तो दैट इज देयर कम्स WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WFP और फाओ बोथ लिंक अप कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों का थोड़ा सा काम है वो डेविएट करता है, थोड़ा सा काम दोनों का डिफरेंट है। तो अगर हम WFP की बात करें तो WFP हमारे पास वजूद में आई थी 1961 के अंदर, जब हमारे पास यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको स्टैब्लिश किया था। और ये स्टैब्लिश एज अ लीडिंग एजेंसी हुई थी किसके लिए कि इन रिस्पॉन्स ऑफ फूड इमरजेंसीज के अंदर, और ये दुनिया के अंदर प्रॉपरली हंगर के खिलाफ लड़ सके। एक एडिशन के साथ कि वो हंगर के खिलाफ लड़ सके, ये फूड इमरजेंसी डील कर रही होती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। 6 दिहाइयों के बाद, मतलब कि 60 साल के बाद, अब UNWFP के अंदर हमारे पास 120 से ज्यादा कंट्रीज की प्रेजेंस को देखा जाता है। यहाँ एक तरीके से WFP अपना मिशन 120 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर कैरी आउट करती है। और इसके अंदर हमारे पास लाइफ सेविंग फूड सिस्टम्स भी आ रहे होते हैं, या एक तरीके से लाइफ सेविंग फूड एड भी देखी जा रही होती है जो कि लोगों को दी जा रही होती है जो कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन एरियाज के अंदर हो रहे होते हैं। या एक तरीके से उन लोगों को भी फूड एड दी जाती है जो कि इवेंट्स की वजह से, ये एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से जो हमारे पास स्ट्रक होते हैं, या एक तरीके से जो फोर्स किए जा रही होते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज की शिफ्टिंग की तरफ। मजीद एक और चीज देखी जाती है वो ये कि WFP इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को प्रॉपरली हेल्प कर रही होती है कि किस तरीके से वो लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशंस को फाइंड कर सके उन चैलेंजेस के खिलाफ जो कि वो कम्युनिटीज फेस कर रही होती, और ऐसे चैलेंजेस जो उन कम्युनिटीज की प्रोग्रेस को हिंडर कर रहे होते हैं, उन कम्युनिटीज की प्रोग्रेस को रोक रहे होते हैं। WFP एक और काम कर रही होती है वो ये कि ये एक तरीके से प्रॉपरली 100% वॉलेंटरीली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है कि इसके अंदर डोनेशन के ऊपर ये चल रही होती है, चाहे वो कंट्रीज डोनेट कर रहे हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस डोनेट कर रही हो। और जितनी भी डोनेशन की जा रही होती है वो सारा का सारा एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए की जा रही होती है। वो डिफरेंस अल्टीमेटली ये होता है कि वो डोनेशन आपकी जो आप डोनेट कर रहे होते हैं वो लाइफ को प्रॉपरली सेव करने के लिए फरोग दी जा रही होती है। अब अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो वी वी विल बी मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। वो ये कि WFP का जो प्रॉपरली आप कह लें काम करने का मैकेनिज्म है, या एक तरीके से जो उनका काम करने का तरीका है वो ये कि वो रिलीफ प्रोवाइड करेंगी उन पॉपुलेशंस को जो प्रॉपरली एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, या ऐसे वो फूड असिस्टेंस उन कंट्रीज को या उन सिचुएशन में देंगी कन्फ्लिक्ट ड्रिवन, जहां पर पीस एंड स्टेबिलिटी को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वजह से WFP को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है टू 2020 के अंदर। अब अगर हम मजीद बात करें तो इंडिविजुअल्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से इंडिविजुअल्स एक कारआमद किरदार अदा कर सकते हैं, तो हमारे पास 4 चीजें हैं। द नंबर वन थिंग इज कि इमरजेंसी फूड राशंस ड्यूरिंग अ क्राइसिस, के इंडिविजुअल्स WFP के अंदर फूड राशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जब हमारे पास एक क्राइसिस आ जाता है, आइदर इन पीस एंड कंफ्लिक्ट सिचुएशन, या अगर हमारे पास कोई वेदर इवेंट स्ट्रक कर लिया जाता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट या डिजास्टर जब हमारे पास आ रहा होता है। दूसरा कि वो ऐसे स्कूल्स में जहाँ पे हमारे पास हंग्री चिल्ड्रन होते हैं, WFP के थ्रू वो इंडिविजुअल स्पेशल फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो उन स्कूल्स के अंदर जाके प्रॉपरली लंच बॉक्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन बच्चों को। तीसरा फूड इंसेंटिव्स टू एनकरेज फैमिलीज टू कीप देयर गर्ल्स इन स्कूल्स, कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे खानदान देखे जाते हैं जहाँ पर लोगों के पास प्रॉपरली इतने ज्यादा पैसे नहीं होते कि या तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके या वो खुद खाना खा सके। तो WFP उन लोगों को खाने के पैसे देती है या उनको खाना प्रोवाइड कर रही होती है, इन ताकि वो जो पैसा वो खाने में लगा रहे होते हैं वही पैसा वो बच्चियों की एजुकेशन के अंदर लगाएं, और वो बच्चियों को प्रमोट करें कि वो स्कूल्स के अंदर जाएं, वो पढ़ें और वो आगे अपना नाम कमाएं, अपना नाम रोशन करें, अपनी कम्युनिटीज का नाम रोशन करें। लास्टली वो ये कि फूड को वो पेमेंट के तौर पे दे रहे होते हैं एज फॉर पीपल जो कि
स्कूलों को दोबारा से बना रहे होते हैं, चाहे वो रोड्स को बना रहे हो या चाहे वो किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हो, जहाँ पर, और वो भी उन एरियाज के अंदर जहाँ पे कंफ्लिक्ट हो चुके थे या जहाँ पर हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स आ चुके थे। और ये सब कुछ वो एड के साथ दे रहे होते हैं जब हमारे पास अगर कोई नेचुरल डिजास्टर एरिया के अंदर या कंफ्लिक्टेड एरिया के अंदर वो रिबिल्डिंग की जा रही होती है। अब अगर हम बात करें 2020 फॉर डब्ल्यूएफपी के, जो 2020 का साल था या 2020 का जो ये दुहाई है वो किस तरीके से चल रही है फॉर डब्ल्यूएफपी। हम लोगों ने देखा था कि डब्ल्यूएफपी, अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि वी डब्ल्यूएफपी हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज इन 2020, और वो किस तरीके से था कि डब्ल्यूएफपी ने अपना रोल अदा किया था या एक तरीके से फूड इनसिक्योरिटी को एड्रेस किया था, और पीस एंड कंफ्लिक्ट सिचुएशंस के अंदर उन्होंने पीस को इम्प्रूव किया था बाय प्रोवाइडिंग एनफ फूड। उसके बाद अगर हम वैसे बात करें तो 2020 के अंदर हमने एक और चीज देखी थी, वो ये थी कि कोविड-19 हमारे पास जो पेंडेमिक है वो उसने हिट किया था पूरी दुनिया को। तो इस वजह से हमारे पास ये देखा गया था कि इस चीज ने, कोविड-19 ने हमारे पास गुर्बत को और ज्यादा फरोग दिया था, हमारे पास भूख बहुत ज्यादा देखी गई थी, और मेल न्यूट्रिशन देखी गई थी मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज के अंदर पूरी दुनिया के अंदर। तो डब्ल्यूएफपी ने अपना जो प्रॉपर्ली ऑपरेशन मैकेनिज्म था उसको अडेप्ट किया था, और उन्होंने तकरीबन 138 मिलियन पीपल को टारगेट किया था कि वो जो कोविड-19 की वजह से हमारे पास इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनको मिनिमाइज कर सके उन 138 मिलियन पीपल के अंदर। एंड इफ आई हैव टू से 138 मिलियन पीपल कितना ज्यादा होता है, तो डेट इज अराउंड 13.8 करोड़ लोगों को डब्ल्यूएफपी ने टारगेट किया था कोविड-19 के अंदर। अब अगर हम बात करें 2022 के अंदर, तो हमारे पास एक ग्लोबल फूड क्राइसिस आया था, और वो किस तरीके से आया था या किस मत के अंदर आया था, वो ये आया था कि ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट देखा गया था कि इतने ज्यादा मिलियंस ऑफ पीपल रिस्क के ऊपर थे, हंगर की वजह से, भूख की वजह से। और ये क्राइसिस किस वजह से आया था, एक ऐसा ग्लोबल रिस्पॉन्स जिसने आपकी इमीडिएट नीड्स को या एक तरीके से इमीडिएट स्किल्स को बहुत ज्यादा कर दिया था कि हमें खाना चाहिए। और ये किस वजह से मद में देखा गया था, जब हमारे पास रशिया यूक्रेन वॉर देखी गई थी, हमारे पास बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई थी, हमारे पास माइग्रेशन देखी गई थी लोगों की फ्रॉम यूक्रेन टू डिफरेंट रीजन्स टू डिफरेंट कंट्रीज। उसके अलावा हमारे पास 2022 के अंदर क्लाइमेट शॉक्स देखे गए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट शॉक्स में हमारे पास जो मेजर आया था, हमारे पास आया था फ्लैश फ्लड्स। उन फ्लैश फ्लड्स ने हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा नुकसान दिया था, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो गया था, एंड वी लॉस्ट सो मेनी पीपल, सो मेनी प्रेशियस लाइव्स, एंड यस, वी वर हंगर स्ट्रक इन दैट फेज, इन दैट पार्टिकुलर ईयर। और क्लाइमेट शॉक्स के साथ हमारे पास एक और चीज देखी गई थी, वो ये थी कि हमारे पास ग्लोबल रिसेशन देखा गया था कि हमारा, एज रादर देन हम लोग प्रॉपरली मनी सिस्टम के अंदर या इकोनॉमी के अंदर हमारी जितनी भी कंट्रीज हैं वो प्रोग्रेस करें, हमारे हमारी कंट्रीज की जो प्रोग्रेस थी वो प्रॉपरली इकोनॉमी के अंदर डिग्रेड हो रही थी। हमारे जो कंट्रीज थे वो इकोनॉमी सिस्टम के अंदर प्रॉपरली कम से कम होती चली जा रही थी। तो वी वर ग्लोबल रिसेस्ड। तो इन चीजों ने ग्लोबल फूड क्राइसिस को प्रॉपरली दिखाया था, और फिर ग्लोबल ये जो क्राइसिस था इसने कॉल किया था ग्लोबल रिस्पांस को, और तब डब्ल्यूएफपी ने अपना रोल अदा किया था। उसके बाद 2023 के अंदर हमारे पास ये देखा गया था किस तरीके से डब्ल्यूएफपी से सपोर्ट को कट बैक किया गया था। डब्ल्यूएफपी से फोर्सफुली एक तरीके से सपोर्ट को कट बैक किया गया था कि उसका जो ऑपरेशन मैकेनिज्म था उसके अंदर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फंडिंग के अंदर बहुत ज्यादा शार्पली फॉल देखा गया था। और इसकी मद में हमारा ये देखा गया था कि ये पूरी डब्ल्यूएफपी की हिस्ट्री के अंदर 2023 के अंदर 60% ऑफ मनी जो या फंडिंग जो थी उसको हटा दिया गया था डब्ल्यूएफपी के वर्किंग मैकेनिज्म के अंदर से, या उनकी जो ऑपरेशंस मैकेनिज्म था उसके अंदर से। अब अगर हम बात करें डब्ल्यूएफपी इन एक्शन, तो डब्ल्यूएफपी के एक्शन इन एक्शन के अंदर हमारे पास 5 आउटकम्स देखे गए थे। एक, पीपल आर बेटर एबल टू मीट देयर अर्जेंट फूड एंड न्यूट्रिशन नीड्स। डब्ल्यूएफपी के अकॉर्डिंग लोगों की जानों को प्रॉपरली सेव करना इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद ये देखा गया था कि पीपल हैव बेटर न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम्स। कि डब्ल्यूएफपी ने अपना पूरा का पूरा जो काम था
वो पार्टनर्स के साथ इसलिए किया था कि वो हेल्प कर सकें सोशल वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करने के लिए और ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने के लिए। उसके बाद ये देखा गया था कि पीपल हैव इम्प्रूव्ड एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, कि डब्ल्यूएफपी ने रिस्क इन्फॉर्म्ड और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को लॉन्च किया था जिसने उन लाइवलीहुड को इम्प्रूव और आप कह लें सस्टेनेबल बनाया था। उसके बाद जो फोर्थ आउटकम था दैट इज नेशनल प्रोग्राम्स एंड सिस्टम्स आर स्ट्रेंथेंड, कि आपके जो डब्ल्यूएफपी ने काम किया था वो ये था कि डब्ल्यूएफपी ने आपके नेशनल एंड लोकल कैपेसिटी को प्रॉपर्ली स्ट्रेंथन किया था और आपके कंट्री सिस्टम के साथ मिलकर काम किया था। इससे अब आगे बस अपॉर्चुनिटीज आई थी और आपकी उन अपॉर्चुनिटीज ने सस्टेनेबिलिटी को बूस्ट अप करवाया था। अकॉर्डिंग टू दिस, आपने जब पार्टनरशिप की थी कंट्री सिस्टम्स के साथ तो आपने एक और चीज को स्ट्रेंथन किया था, वो था आपका नेशनल इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। अगर आपके पास एक डिजास्टर आएगा फॉरेन से, तो तब आपका जो नेशनल इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है वो प्रॉपरली उस डिजास्टर के खिलाफ कूप अप कर सकता है, उस डिजास्टर के इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकता है। उसके बाद था ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एक्टर्स आर मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, कि आपका जो डब्ल्यूएफपी ने काम किया था वो ये था कि डब्ल्यूएफपी ने अपने काम को एक्सपेंड कर दिया था उन सर्विसेज के अंदर भी जो आइदर बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर थे या एक तरीके से ऑन मैंडेट के ऊपर थे, एक या ऑन टाइम के ऊपर थे कि वी विल बी नीडिंग योर कैपेबिलिटीज लेकिन इस मंथ के अंदर। दिस इज द थिंग जो कि डब्ल्यूएफपी ने इस चीज को देखा था। और एडिशनली डब्ल्यूएफपी ने अपना काम प्रॉपरली करता गया था इन एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप। और अगर मैं एक और चीज पर बात करूं तो आपके जो फर्स्ट 3 आउटकम्स थे, जो वो फर्स्ट 3 आउटकम्स डील कर रहे थे विद योर SDG 2। और अगर मैं बात करूं, और SDG 2 स्टैंड्स फॉर जीरो हंगर। और अगर मैं बात करूं आपकी लास्ट 4 and 5 आउटकम की, तो दैट आउटकम्स वर फोकसिंग ऑन SDG 17, दैट इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। डब्ल्यूएफपी के अंदर ये जो आखिरी 4th and 5th आउटकम था वो पार्टनरशिप को फरोग दे रहा था ज्यादा से ज्यादा। और डब्ल्यूएफपी ने उन कंट्रीज के अंदर जहां पर हमारा वो प्रॉपर्ली एड दे रहा था, वो अपनी असिस्टेंस दे रहा था, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी और पीस एडवोकेसी को फरोग दिया उन कम्युनिटीज के अंदर जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रक थी, आइदर थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स और आइदर थ्रू हमारे पास एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स या इन केस ऑफ डिजास्टर्स। अब अगर हम बात करें डब्ल्यूएफपी एंड क्लाइमेट चेंज की, तो हमारे पास ये था कि हमारा जो मोस्टली आप ये कह रहे हैं 1.7 बिलियन पीपल थे वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट से और क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर से स्ट्रक हो चुके थे। ये डब्ल्यूएफपी ने प्रॉपर्ली असेस किया था। और जो हमारे पास कम्युनिटीज थी जिन्होंने लीस्ट कंट्रीब्यूट किया था क्लाइमेट क्राइसिस के अंदर, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट से बर्डनाइज्ड थे और उनकी जो आप कह लें कुपिंग कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा कम थी। तो इस वजह से उन्होंने प्रॉपर्ली आप कह लें क्लाइमेट शॉक्स को एड्रेस करने के लिए, क्लाइमेट स्ट्रेसेस को एड्रेस करने के लिए अपनी असिस्टेंस दी थी, अपने आप कह लें काम किया था। और उन्होंने इरेडिकेट करने के लिए हंगर को बोल्ड एफर्ट्स की थी कि उन्होंने पीपल जो लोग थे उनके एबिलिटी को इम्प्रूव किया था। और एबिलिटी कौन सी? टू अडेप्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और उन्होंने ये कहा था कि अगर हम नहीं हेल्प करेंगे कम्युनिटीज को एडजस्ट करने के लिए क्लाइमेट क्राइसिस की न्यू रियलिटी के मुकाबले में, तो देन वो जो कम्युनिटीज हैं उनके अंदर हंगर और मैल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा देखी जाएगी। डब्ल्यूएफपी ने प्रॉपर्ली हेल्प की थी फूड इनसिक्योर कम्युनिटीज के अंदर कि उनको वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सके, उनको रिस्पॉन्ड करवा सके और यस उनको रिकवर करवा सके क्लाइमेट शॉक्स के थ्रू। और डब्ल्यूएफपी ने इस चीज के अंदर 18 मिलियन पीपल को सपोर्ट किया था। और ये 18 मिलियन पीपल थे 60 कंट्रीज के अंदर, और इसके अंदर किस तरीके से थ्रू क्लाइमेट एक्शन इन 2023। और डब्ल्यूएफपी ने इन कंट्रीज एंड कम्युनिटीज को सपोर्ट किया था थ्रू एंटीसिपेट, रिस्टोर, प्रोटेक्ट एंड एनर्जाइज। एंटीसिपेट के अंदर ये था कि उन्होंने प्रॉपर्ली ट्रेन किया था कि किस उन कम्युनिटीज को या उन कंट्रीज को कि किस तरीके से वो डिजास्टर्स को प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनके कंट्रीज के अंदर ये डिजास्टर्स हैं, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आने लगे हैं। उसके बाद रिस्टोर किया था। रिस्टोर ये किया था कि जो आप कह लें उनके एरियाज डिजास्टर के अंदर पहले से थे या एक तरीके से जो उनके एरियाज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का पहले से शिकार थे, उन एरियाज को उन्होंने कम्युनिटीज के साथ मिलकर रिस्टोर किया था, उनको पहले की तरह ग्रीन बनाया था। उनके बाद
ऐसे एरियाज जहाँ पर उनको खतरा था कि डिजास्टर या वेदर इवेंट्स स्ट्रक कर सकते हैं, उनको उन्होंने प्रोटेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटीज। और एनर्जाइज से मुराद ये था कि उन कम्युनिटीज के अंदर, उन कंट्रीज के अंदर सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी को फरोग दिया था। एंड वो सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी किस मीन्स के थ्रू? बाय द मीन्स ऑफ रिन्यूएबल सेक्टर। अब अगर हम बात करें आईटीयू की, तो आईटीयू स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और मेरे लिए वैसे ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च कि किस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन क्लाइमेट चेंज की जुमरे के अंदर आते हैं और वो क्लाइमेट चेंज के अंदर प्रॉपर्ली काम कर रहा होता है। तो आईटीयू, अगर हम बात करें आईटीयू की, तो आईटीयू हमारे पास यूएन की वो वाहिद स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही होती है। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हमारे पास 194 मेंबर स्टेट्स की मेंबरशिप है। और इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम 194 मेंबर स्टेट्स हमारे पास 1000 कंपनीज इन्वॉल्व है, 1000 कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और साथ साथ इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें आईटीयू की, तो आईटीयू का जो हेडक्वार्टर है डेट इज इन जिनीवा स्विट्जरलैंड। और इसके साथ साथ हर कॉन्टिनेंट के अंदर इसके रीजनल ऑफिस हैं। और आईटीयू हमारे पास यूएन की फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एजेंसी है जिसने पूरी दुनिया को कनेक्ट किया था सिंस द डॉन ऑफ टेलीग्राफ। और वो जो टेलीग्राफ का आपकी शुरुआत थी वो थी 1865 से। अब अगर हम बात करें आईटीयू की, तो आईटीयू हमारे पास पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा है और दुनिया के पार भी कनेक्ट कर रहा है। और यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी वाहिद स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मद के अंदर प्रोग्रेस दिखाई। और आईटीयू प्रॉपरली काम कर रहा है टू हार्नेस इनोवेशन और पूरी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से, ताकि पूरी दुनिया देख सके बेटर फ्यूचर एक साथ मिलकर। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि आईटीयू करती क्या है, व्हाट आईटीयू डज। तो आईटीयू प्रॉपरली इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अंदर उसको फैसिलिटेट कर रहा होता है। आईटीयू ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम के थ्रू एलोकेट कर रहा होता है कि किस तरीके से टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बन सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो नेटवर्क है उसको रिलायबल बना सके। आईटीयू का जो काम है वो ये है कि वो डिजिटल कनेक्टिविटी के थ्रू पूरी दुनिया को आपस में मिला सके। आप ये कह सकें कि इसके थ्रू आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मल्टीलेटरल हो सके, कि उसके अंदर उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एक साथ हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा ममालिक उन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंदर शरीक हो सके, नॉलेज शेयरिंग हो सके, कैपेसिटी बिल्ड हो सके। और साथ ही साथ आपके जितने भी जो काम करने वाले मेंबर्स हैं या मेंबर स्टेट्स हैं या पार्टनर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सके, उसको एसेस करवा सके पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, एक और सवाल पैदा होता है कि आईटीयू मैटर क्यों करती है, व्हाई डज आईटीयू मैटर्स। टेक्नोलॉजी हमारे पास, हमें पता है कि मॉडर्न लाइफ के अंदर हमारी बैकबोन है। नेटवर्क्स और डिवाइसेस हम लोग हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अब आजकल आईटीयू के वर्क के ऊपर रिलाई कर रही होती है। कि जब भी हम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी वक्त, तो हमें किसी ना किसी दौरान एक ईमेल सेंड करनी होती है, हमें इंटरनेट को एक्सेस करना होता है, या हमें टीवी को देखना पड़ रहा होता है, या हमें स्ट्रीमिंग सर्विसेज को यूटिलाइज करना होता है। आइदर हम लोग इन चीजों को कर रहे होते हैं या हमें एक प्लेन की फ्लाइट की भी बुकिंग करवानी होती है, या फॉर एग्जांपल अगर हमें क्लाइमेट चेंज के डोमेन के अंदर बात करें तो हमें वेदर फोरकास्टिंग देखनी पड़ती है, या हमें सैटेलाइट इमेजेस की नेविगेशन के थ्रू हमें प्रॉपरली देखना पड़ रहा होता है कि वेयर वी आर गोइंग थ्रू, नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन कौन सी है। तो इन तमाम मद के अंदर हमें आईटीयू की भर के ऊपर, आईटीयू के काम के ऊपर। और राइट नाउ 2.6 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि प्रॉपरली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा एक दूसरे से अनकनेक्टेड है, कि उनको 2.6 बिलियन पीपल को प्रॉपरली आईटीयू की या इंटरनेट की रसाई नहीं है। तो आईटीयू एक तरीके से इस डोमेन के अंदर काम कर रहा है कि वो उन लोगों को प्रॉपरली रसाई दे सके और एक तरीके से यूनिवर्सल कनेक्टिविटी दिखाई जा सके, और हमारे पास एट द एंड सस्टेनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। अब हमारे पास सवाल होता है कि आईटीयू क्लाइमेट चेंज के डोमेन के अंदर क्या कर रहा है। तो हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज को यूएन ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस ऑफ ऑल टाइम, या एक तरीके से ऑफ ऑल टाइम डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, वो प्ले कर रही होती है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्लाइमेट चेंज की मॉनिटरिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के लिए और क्लाइमेट चेंज की एडेप्टेशन के लिए। इसके अंदर उन्होंने ये कहा हुआ है कि हमारे पास जो डिजिटल एडेप्टेशन है वो
एनर्जी को एस्केलेट कर रही होती है, वो वाटर कंजम्पशन को लेके ज्यादा से ज्यादा वाटर कंजम्पशन यूटिलाइज कर रही होती है, वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज्यादा से ज्यादा कर रही होती है। इसके अंदर हमारे पास ई वेस्ट ज्यादा से ज्यादा आ रहे होते हैं, एंड बाय ई वेस्ट आई मीन टू से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के। फॉर एग्जांपल 1990s के अंदर हमारे पास जो दौर था दैट वाज ऑफ यूजिंग फ्लॉपी डिस्क्स। फिर हमारे पास कंप्यूटर का दौर आया था, फिर लेकिन फ्लॉपी डिस्क खत्म हो गई थी, फ्लॉपी डिस्क को हमारे पास रिप्लेस कर दिया गया था बाय मेमोरी कार्ड्स। फिर मेमोरी कार्ड्स को भी रिप्लेस कर दिया गया था बाय यूएसबीज। अब यूएसबीज को भी आप कह लें एक तरीके से रिप्लेस कर दिया गया बाय और मोबाइल फोन्स की। मोबाइल फोन्स के अंदर हमारे पास स्पेसेस होती है, मोबाइल फोन्स को किस किस एक तरीके से मोबाइल फोन्स का सारे डाटा आपके कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है, जो सुपर कंप्यूटर्स आपके ये गूगल के पास हो रहे होते हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट के पास हो रहे होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपके डाटा तो स्टोर कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इन डाटा को स्टोर करने के लिए यू हैव टू यूटिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब आप ले रहे होते हो तो वो आप फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन से ले रहे होते हो, जिसकी मद में आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस बहुत ज्यादा हो रही होती है, आपके पास वाटर कंजम्पशन ज्यादा हो रही होती है बिकॉज यू हैव टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द थिंग। और आईटीयू इस चीज को एड्रेस करने के लिए नकारात्मक किरदार अदा कर रही होती है। आईटीयू क्लाइमेट चेंज को प्रॉपर्ली एक्टिवली एड्रेस कर रही होती है कि इसके थ्रू कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं किसके थ्रू वो कॉज कर रही होती है, मिटिगेट कर रही होती है क्लाइमेट चेंज को। आईटीयू हमारे पास स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर रही होती है जो टूल्स को प्रोवाइड करते हैं एमिशंस की ट्रैकिंग के लिए, स्मार्ट एनर्जी कंजम्पशन के लिए, या एक तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, या आप ये कह लें ऐसी पॉलिसीज या ऐसी प्रैक्टिसेस को क्रिएट करने के लिए जो ग्रीन डाटा सेंटर्ड हो। ग्रीन डाटा सेंटर्ड से मुराद ये है कि वो प्रॉपरली डिजिटल साइट के ऊपर आपका फरोग दे, या एक तरीके से डिजिटल साइट के ऊपर आपका इंक्लाइन कर दे एज रादर देन गोइंग टूवर्ड्स पेपर कटिंग या फॉर आप कह लें पेपर यूजेज। और आईटीयू आपका एक तरीके से जो एड्रेस कर रहा होता है क्लाइमेट चेंज को, या एक तरीके से जो प्रॉपरली स्पेस के थ्रू अगर आप क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना हो तो आईटीयू सपोर्ट करता है सैटेलाइट के सर्विलेंस को और मॉनिटरिंग सर्विसेज को, कि आप सैटेलाइट के थ्रू स्पेस के अंदर आप अपने वेदर फोरकास्टिंग देख सकते हो। आप वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू एंड थ्रू आईटीयू आप ये पता लगा सकते हो कि आपका वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू कि आइदर आपके रीजन के अंदर, आइदर आपके कंट्री के अंदर कोई साइक्लोन तो नहीं आने वाला, कोई टाइफून तो नहीं आने वाला, कि फ्लडिंग तो नहीं आ सकती आपकी कंट्री के अंदर। तो दीज आर द थिंग्स। और अगर हम वैसे बात करें तो आईटीयू क्लाइमेट चेंज के एड्रेस करने के लिए ये 6 एसडीजीज के अंदर प्रॉपर्ली काम कर रही होती है। वो आईटीयू डील कर रही होती है विद एसडीजी 6, एसडीजी 7, एसडीजी 12, एसडीजी 13, एसडीजी 14 एंड एसडीजी 15 एज वेल। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आज हम लोगों ने 6 इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास फर्स्ट था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद था यूनिसेफ, उसके बाद था यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद था फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसके बाद था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों के टॉप 3 फेवरेट इंस्टीट्यूशंस आज के कौन से थे, एंड अगर आपको कोई सवाल होगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क फ्रॉम मी। आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चंस राइट नाउ। और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। आई नो कि थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई ट्राई टू कीप इट टू द पॉइंट एंड यू नो कि सारी की सारी नॉलेज मैं आपको इसी लेक्चर के थ्रू दे दूं। एंड यस, यू विल बी गेटिंग द स्लाइड्स आफ्टर सम टाइम राइट नाउ। So if you will be having any questions, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं either by just raising your hand or either by just typing in the chat box. Over to you, and then we'll be free to go. Okay, so I believe there is no question. If आपके पास कोई question हो तो feel free to either just hit me up on LinkedIn और just आप मुझे WhatsApp पे भी contact कर सकते हैं, तो मैं आपके question का आपको फौरन से reply कर दूंगा। And yes, अभी आज तक हम लोगों ने 19 इंस्टीट्यूशंस को कवर कर लिया है, एंड अब हम लोग प्रॉपरली कल 7 इंस्टीट्यूशंस को और डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी समराइजिंग ऑल 26 इंस्टीट्यूशंस जो कि हम लोगों ने यूएन के पढ़े होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड आई लुक फॉरवर्ड
to all of you for टुमारो सेशन। और जो कल के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट आपके लिए बेनिफिशियल मेरे लिए या मेरे नज़दीक मोस्ट इंट्रीगिंग यूएन का प्लेटफॉर्म है, डेट इज़ यूनाइटेड नेशंस विमेन। कि किस तरीके से यूएन विमेन किरदार अदा कर रही है इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। एंड थैंक यू सो मच मिस हिना बहादुर, आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू यूनेस्को एंड यूनिसेफ आपका फेवरेट है। फॉर मी कल के लिए दैट विल बी यूएन वुमेन, कि किस तरीके से यूएन वुमेन इज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस। सो थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल इन टुमारो सेशन। आपका आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई सवाल हो आपका तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सो हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ कॉप। ओके, सो मैं आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी क्लाइमेट जर्नी को आगाज कर दें। आगे एक छोटे से छोटे अचीवमेंट भी हो, प्लीज डू अपलोड इट ऑन योर लिंक्डइन। लिंक्डइन आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट, प्रोफेशनल आईडी के तौर पे कंसीडर किया जा रहा होता है। और लिंक्डइन आप अपने लिंक्डइन के थ्रू आप अपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जाने चाहते हो, अपना आप अपनी पहचान उन ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपने लिंक्डइन के थ्रू बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सेमिनार के अंदर गए हैं, यू जस्ट क्रिएट सम स्नैपशॉट्स, आप उन स्नैपशॉट को अपने लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करें एंड देन यू कैन अपना एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। आप अगर एक सेशन ले रहे होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो, आप एक आपके लिए एक वेबिनार ले रहे होते हैं, या आप फॉर एग्जाम्पल आपने आज का सेशन लिया, कुछ स्क्रीनशॉट आप कहले स्क्रीनशॉट्स ले लें, स्नैपशॉट्स ले लें, आप वो स्नैपशॉट्स लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करें, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि आपने क्या सीखा। उसका सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये होता है कि आप नेशनल ऑडियंस के साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं, आप इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ भी कनेक्ट कर पाते हो। एंड जब आप इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हो तो आपको रिकग्निशन मिलती है। वो इंटरनेशनल ऑडियंस आपको ज्यादा से ज्यादा देखती है, आपके बारे में, आपकी प्रोग्रेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंट्रीग होती है। वो जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस डोमेन के अंदर काम कर रहे हो। आपकी लिंक्डइन जब प्रॉपर्ली सेट हो जाती है, देन मैं ये कहता हूँ कि आप किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बेशक एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप अटैच हो जाओ, एफिलिएट हो जाओ। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आप नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ वॉलंटियर बेशक काम कर दो, एज अ टीम मेंबर काम करो, इट्स अप टू यू। काम करने के साथ साथ देन आप कांटेक्ट करो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि यूएन के थ्रू एफिलिएट होती हैं या उनको एक्रीडेशन मिलती है। एक्रीडेशन से मुराद ये कि वो यूएन के थ्रू प्रॉपर्ली रिकग्नाइज्ड होते हैं, और रिकग्नाइज्ड होने के बाद उनको यूएन ये रोल या ये किरदार ये रोल देती है कि आप इतने ज्यादा डेलीगेट्स को अपने साथ लेकर आ सकते हो। और वो एक्रीडेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्रीडेशन देती है, एक्रीडेशन लेटर देती है। एक्रीडेशन लेटर से मुराद आपका इन्विटेशन लेटर होता है कॉप के लिए। एक्रीडेशन ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा आपके लिंक्डइन के अंदर इंटरेस्टेड होती है कि क्या आपने प्रॉपर्ली काम किया इन्वायरमेंटल के डोमेन के अंदर। एंड यस, अगर आपकी लिंक्डइन प्रॉपर्ली सेफली आपके लिए बहुत अच्छी होती है तो देन एक्रीडेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको विद इन 1 डे, विद इन 2 डेज आपको वो लेटर प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि अपने कंट्री के साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सके यूएन के फॉरम के ऊपर। तो दैट इज द थिंग। एंड देन आपको जब एक्रीडेशन मिल जाती है तो दो एक्रीडेशन के साथ साथ आपको अपनी फंडिंग के ऊपर देखना पड़ता है। फंडिंग को देखिए आप, फंडिंग के लिए आइदर यू कैन कॉन्टेक्ट योर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एक प्रपोजल बना लें, या फिर आप यूएनडीपी को, यूनिसेफ या यूनेस्को को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि टू गिव यू सम फंड। तो दिस इज द थिंग, आप कॉप का पार्ट हो सकते हैं। इट्स अ स्मॉल प्रोसीजर, लेकिन सबसे ज्यादा जो की शुरुआत होती है दैट इज थ्रू लिंक्डइन। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके पास लिंक्डइन होगा, आप लिंक्डइन के ऊपर काम कर रहे हैं और लिंक्डइन को अपना बहुत ज्यादा अच्छा बना लें, क्योंकि जब आपका लिंक्डइन अच्छा होता है देन द पीपल यूजुअली सॉ योर प्रोग्रेस, वो आपको इनवाइट करते हैं कि आप लोग हमारे साथ आए, हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट बने एंड अपनी एक्सपर्टीज को हमारे साथ शेयर करें। सो दिस इज द थिंग। ओके, सो दैट्स इट। I guess कि और भी क्वेश्चन नहीं होगा। Thank you so much for joining today. Looking forward to seeing you all in tomorrow session. Thank you. Goodbye. शब खैर। आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल आखिरी सेशन के अंदर, और उसके अंदर हम लोग 7 इंस्टीट्यूशंस को जो बकिया रह गए हम उनको डिस्कस करेंगे। Thank you so much. खुदा हाफिज।